नमस्ते दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया आरपी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। और हाँ दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी कहानी कैसी लग रही है। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही खास होते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। चैप्टर 141 गिफ्ट्स। एयरपोर्ट पर अपने असिस्टेंट से विदा लेकर शिवांश सीधे ओब्रॉय मैंशन की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी देर के लिए उसने सोचा कि चुपके से अनन्या के कमरे में चला जाए, पर तुरंत उस आइडिया को मूर्खता मानकर छोड़ दिया। आखिर वो थे शिवांश मल्होत्रा था, उसे किसी के घर में चोरी छिपे घुसने की जरूरत नहीं थी। इसलिए कुछ ही देर में वो ओब्रॉय मैंशन के दरवाजे पर खड़ा था, एक भारी वुडन बॉक्स के साथ, जिसमें थी लाखों रुपये प्रति ग्राम की दार्जिलिंग रॉयल गोल्ड टी और एक एमरल्ड जेड से बनी टी सेट, जिसे कभी शाही परिवार यूज करता था। ये गिफ्ट्स उसने सिर्फ इसीलिए खरीदे थे ताकि जोरवार ओब्रॉय यानी अनन्या के दादाजी का दिल जीत सके। दरवाजा खुला तो सामने थे पुराने और भरोसेमंद बटलर आरएएवी। वो थोड़े हैरान हुए, लेकिन तुरंत झुककर बोले, गुड इवनिंग मिस्टर मल्होत्रा। शिवांश अंदर दाखिल हुआ। ड्राइंग रूम में जोरवार ओब्रॉय पहले से बैठे थे और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, हवा में एक अजीब सी टेंशन महसूस हुई। गुड इवनिंग दादाजी, शिवांश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। जोरवार ने आंखें सिकोड़ते हुए जवाब दिया, गुड इवनिंग मिस्टर मल्होत्रा। दोनों ही अपने अपने ईगो के खेल में बराबर थे। शिवांश ने वुडन बॉक्स बटलर के हवाले किया। मैंने कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स तैयार किए हैं आपके लिए, रिस्पेक्ट के तौर पर। जोरवार ने गिफ्ट की तरफ देखा। हम दार्जिलिंग रॉयल्टी और जेड टी सेट, मास्टर रेन द्वारा क्राफ्टेड, इम्प्रेसिव, उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी हाथ नहीं बढ़ाया। उनकी नजरों में वही सवाल था, क्या वो सोचता है कि मेरी पोती का हाथ ऐसे गिफ्ट से मिल जाएगा? फिर भी शिवांश ने उनकी आंखों में अप्रूवल की एक छोटी सी झलक पकड़ ली। अगर ये गिफ्ट्स आपको पसंद नहीं आए तो मास्टर फैन मिन की लेटेस्ट कैलीग्राफी का ऑक्शन आने वाला है, मैं वो पीस आपके लिए खरीद सकता हूँ। जोरवर हल्के से हंसे, ये लड़का सच में पागल है, उन्होंने सोचा। शिवांश अपने फोन से रजत को कॉल करने ही वाला था, तभी एक मीठी शहद जैसी आवाज गूंजी, दादाजी डिनर ठंडा हो रहा है। वो रुक गई क्योंकि सामने शिवांश खड़ा था। उसकी डेविलिश मुस्कान देखकर अनन्या के कदम ठिठक गए। शिवांश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। शिवांश ने झट से उसके पास पहुंचकर उसके कमर के दोनों ओर हाथ रख दिए। तुम बेड से बाहर क्यों आए हो? उसने कंसर्न भरे लहजे में पूछा। डॉक्टर गुप्ता ने कहा था कि हल्की वॉक ठीक है, उसने धीरे से कहा और अपना हाथ उसके चेस्ट पर रख दिया। शिवांश ने उसके बालों को कान के पीछे सरकाया, उसके चेहरे की मासूम मुस्कान, झिलमिलाती आंखें और वो चमक। उसने कुछ पल को दुनिया भूलकर बस उसे देखा। अनन्या ने प्लेफुल अंदाज में उसकी नाक पर उंगली रखी। टेक अ पिक्चर, इट विल लास्ट लॉन्गर, वो बोली और हंस दी। शिवांश भी मुस्कुराया। प्रॉमिस करो, अगर मैंने पिक्चर ली तो फिर अटैक नहीं करोगी? उसे याद आया जब उसने पिछली बार उसकी फोटो ली थी और अनन्या ने उसे सोफे पर गिरा दिया था। उसे क्या पता था कि शिवांश ने वो पिक्चर सेफ में लैमिनेट करके रखी है, बैकअप्स के साथ। जोरवर ने सिर घुमाया। इन दोनों का ड्रामा देखकर तो मुझे बीपी बढ़ जाएगा। फिर भी अपनी पोती के चेहरे पर जेन्युइन खुशी देखकर उनका गुस्सा कुछ शांत हो गया। शायद शिवांश को घर आने देना इतना बुरा फैसला नहीं था। अहम, जोरवर ने गला साफ किया। डिनर ठंडा हो रहा है। अनन्या झट से दादाजी का हाथ पकड़कर डाइनिंग हॉल की ओर बढ़ी। शिवांश ने उसका हाथ छूटते देखा। चेहरे पर हल्की नाराजगी आई, पर फिर मुस्कुराया क्योंकि वो जानता था कि अनन्या अपने दादाजी के लिए इतनी केयरिंग है। डिनर टेबल पर शिवांश थोड़ा निग्लेक्टेड महसूस कर रहा था। अनन्या अपने दादाजी के लिए चिकन करी परोस रही थी, फिश फ्राई से कांटे निकाल रही थी और तंदूरी झींगे का छिलका उतार रही थी, जबकि उसकी अपनी प्लेट खाली थी। शिवांश ने आखिर कह ही दिया, माय डियर, तुम्हें भी खाना चाहिए। अनन्या ने देखा कि उसका बाउल भर भर कर डिशेज से भरा है, मटर पुलाव, मिक्स वेज सब्जी, दाल तड़का, पनीर बटर मसाला, सब कुछ। वो हंस दी। ठीक है, खा रही हूँ, डोंट बी मैड। शिवांश ने तुरंत उसके बाउल में सूप डाल दिया। ये अदरक वाला मूंग दाल सूप लो, और ये सूजी का हलवा बहुत न्यूट्रिशियस है। अनन्या ने आंखें घुमाई। हाँ हाँ, मुझे पता है न्यूट्रिशन क्या होता है। वो जैसे तैसे सूप खत्म कर रही थी जब उसने देखा शिवांश ने खुद कुछ नहीं खाया। तुम नहीं खाओगे? शिवांश ने गंभीरता से कहा। तुम फिनिश कर लो, उसके बाद मैं खाऊंगा। उसके लहजे में ऐसा प्यार था कि अनन्या को झटका लगा। ये वही शिवांश था जो हर चीज में फर्स्ट होता था, और आज वो उसके बाद खाना चाहता था। उसने झट से उसके लिए बटर चिकन में से नरम टुकड़े निकाले, फ्राई फिश और झींगे मसाला उसके प्लेट में रखे। उसके गेस्चर्स में इतनी कैद थी कि शिवांश का दिल भर आया। उसकी आंखों में खुशी की चमक साफ दिख रही थी, जैसे पूरी दुनिया उसकी प्लेट में आ गई हो। जोरवर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। ये लड़का तो बस एक प्लेट भर खाने से खुश हो गया।
उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरी पोती वाकई गजब की है, प्यार भी ऐसे करती है जैसे किसी को जीत रही हो। चैप्टर 142 आइल टेक इट। दिन बड़े ही शांत तरीके से गुजर रहे थे, बिना किसी बड़े बदलाव के। जल्द ही अनन्या ओब्रॉय ने महसूस किया कि वो अब केवल मेंशन में घूमने से ज्यादा कर सकती है। उसके घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे थे और शिवांश मल्होत्रा द्वारा दी गई ऑइंटमेंट को नियमित लगाने के कारण अब उस पर कोई नोटिसेबल स्कार नहीं बचा था। बड़ा डिनर बैंक्वेट बस 7 दिन दूर था, इसलिए अनन्या ने डिसाइड किया कि अब ड्रेस शॉपिंग का समय आ गया है। उसके दादाजी जोरवार ओब्रॉय ने सख्ती से उसे इंपीरियल स्टार मॉल भेजा था ताकि वो लिंग फैमिली को कुछ रिस्पेक्ट दिखा सके। वैसे भी यहाँ की सर्विस हमेशा सबसे रिस्पेक्टफुल रहती थी, क्योंकि किसी को भी साहस नहीं था जोरवार ओब्रॉय की पोती को ऑफेंड करने का, जो केवल एक बिजनेस मोगल नहीं बल्कि मॉल में भारी शेयर्स और स्टॉक्स की मालिक भी थी। सिंपल शॉपिंग के लिए अनन्या ने प्लेन जिम क्लोथ्स पहने जो आराम से मूव करने और जरूरत पड़ने पर ट्राई ऑन के लिए जल्दी उतारे जा सके। शॉपिंग में अनन्या बहुत फ्रूगल नहीं थी। उसके बैकग्राउंड और नो लिमिट क्रेडिट कार्ड्स को देखते हुए वो अक्सर इम्पल्सिवली कुछ खरीद लेती थी, बिना प्राइस देखे। हर स्टोर में वो कुछ न कुछ खरीदती और सेल्स एसोसिएट्स को भारी टिप देती, जो हमेशा उसकी अराइवल का इंतजार करते रहते। उसके पीछे 2 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो उसके डिजाइनर पर्सेस और गिफ्ट्स लेकर चल रहे थे, जिनमें उसके दादाजी के लिए भी आइटम्स शामिल थे। जैसे ही उसने ग्लास विंडो डिस्प्लेस की लंबी लाइन पार की, एक स्टोर ने उसका ध्यान खींचा। सेल्स एसोसिएट ने उसकी स्लाइट क्यूरियोसिटी देखी और तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, मिस अनन्या, यह मॉल का नया स्टोर है। खास हाई वैल्यू कल्चर्ड और कस्टम डिजाइन ड्रेसेस के लिए जाना जाता है। ओपनिंग के बाद से यह सोशलाइट्स के लिए फेवरेट स्पॉट बन गया है। अनन्या ने हल्का सा हाँ में सिर हिलाया और सोचा कि यही सही जगह है ड्रेस खरीदने के लिए। उसने ब्रांड को भी पहचाना, अक्सर मीडिया में इसकी तारीफ होती और ए लिस्ट सेलिब्रिटीज इसे पहनते थे। उसने 2 रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ देखा और कहा, मैं खुद अंदर जाती हूँ, आप दोनों थोड़ी रेस्ट ले लीजिए, लंबी शॉपिंग हो रही है, थक गए होंगे, और पर्स से दोनों को हैंकरचीफ निकाल कर दिया। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आभारी होकर उसे धन्यवाद कहा और नियरेस्ट बेंच की ओर चले गए। वास्तव में सोशलाइट्स अक्सर शॉपिंग करते करते इन एसोसिएट्स को थका देते थे। रियली किसी ने इतनी काइंडनेस दिखाई थी और फिर हैंकरचीफ तक दिया। इंस्पेक्ट करने पर उन्होंने देखा कि यह विक्यूना वुल का है, जिसकी कीमत हजारों में है। डर के मारे इसे वापस देने की कोशिश की, पर अनन्या पहले ही स्टोर में डिसअपियर कर चुकी थी। अनन्या ने स्टोर के बीचों बीच लगे महोगनी बॉक्स टेबल की ओर देखा, जहां सूट कफ्स और टाइज रखे थे। वो थोड़ी सरप्राइज हुई, क्या ये स्टोर महिलाओं के लिए नहीं था? अब उन्होंने मेल एक्सेसरीज क्यों सेल करना शुरू कर दिया? एक स्टोर एसोसिएट ने तुरंत अनन्या को पहचान लिया और जल्दी से उसके पास आकर फेवर करने लगी। गुड इवनिंग मिस अनन्या, वेलकम टू मर्वे। अनन्या ने क्यूरियोसिटी से पूछा। मर्वे अब सूट कफ्स और टाइज भी बेचता है। कुछ हफ्ते पहले तक ये स्टोर सिर्फ फीमेल्स के लिए ही था, क्लोथिंग और एक्सेसरीज तक। एसोसिएट ने नोट किया, यस। मर्वे ने अब अपना डिजाइन ब्रॉडर ऑडियंस के लिए एक्सपैंड कर दिया है और उसने अपनी ग्लव्ड हैंड से लग्जूरियस ब्लैक सूट कप्स उठाए। ये सभी कप्स हैंडमेड है और बेस्ट मटेरियल से बने हैं। अनन्या ने ध्यान देना शुरू किया और पर्टिकुलर एक स्क्वायर ऑब्सिडियन ब्लैक सूट कफ पर फोकस किया। ये बिल्कुल उस ओवरबेरिंग आदमी के लिए परफेक्ट था जिसे वो जानती थी। जैसे ही वो कफ देख रही थी, एक वॉइस ने कहा, I'll take it। अनन्या ने तुरंत पलटा और सरप्राइज से देखा कि यह इरा शर्मा थी। उसकी एंजेलिक और स्वीट फेस फ्रेंडली स्माइल में बदल गई। आयरा शैंडिलियर के नीचे खड़ी थी। ग्लैमरस लाइट उसकी एथेरियल ग्लो बढ़ा रही थी। उसकी वाइट डो शेप्ड आइज और सेंट लाइक ऑरा देखने लायक थे। अनन्या के होठों पर स्लाइट डिस्डेन आया। ये फेमिलियर सीन उसे याद आया, 2 साल पहले स्टोर में दोनों एक ही टॉप के लिए भिड़ी थी। उस समय अनन्या ने इरा को पब्लिक में एम्बैरस कर दिया था और 5 लाख का बिड आउटबिड कर लिया था। आई सॉ इट फर्स्ट, अनन्या ने स्काउल करते हुए कहा। मिस अनन्या, हम अडल्ट्स हैं, बच्चे नहीं। कौन पहले देखता है मैटर नहीं करता। मैंने पहले खरीदने की ऑफर दी थी, आयरा ने धीरे कहा। उसकी आवाज हल्की और जेंटल थी, जैसे पेशेंट टीचर। अनन्या ने इंटरनली साई किया। ये अभी भी पुराने ग्रजेस नहीं भूली? इतने सालों बाद भी फेस स्मैक रिवेंज चाहती है? बिसाइड्स, ये सूट कफ तुम्हारे किसी काम का नहीं क्योंकि तुम्हारे पास कोई मेल कंपेनियन नहीं है, आयरा ने मासूमियत से हेड टिल्ट कर कहा। अनन्या के होंठ ट्विच हुए। ये फीमेल लीड ट्रबल क्रिएट करने में एक्सपर्ट थी। सीधे मॉक कर रही थी कि रिच एज अनन्या के पास अप्रोच नहीं करते। सेल्स एसोसिएट ने अनन्या की डिस्प्लीज एक्सप्रेशन देखी और बोलने ही वाली थी कि मैनेजर आयरा पास आ गई। मैनेजर ने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था लेकिन मॉल में नहीं थी और तुरंत जजमेंट लिया कि आयरा की एक्सपेंसिव क्लोथ्स के कारण उसकी साइड ले ली जाए। What seems to be the problem here? आयरा ने अपनी रॉन्ग एक्सप्रेशन दिखाए। वेट, ये आयरा ही कबीर कपूर की फियोंसी नहीं थी। मैनेजर ने सोशलाइट्स के गॉसिप को याद किया। मैं ये सूट कफ्स लूंगी, मैंने पहले देखा था, अनन्या ने इरिटेशन के साथ कहा। आई एम सॉरी मैम, लेकिन ये यंग लेडी पहले लेने वाली है, मैनेजर ने कहा और एसोसिएट को जल्दी से चेकआउट के लिए कहा।
अनन्या ने गुस्सा जताया, मैं खरीदने वाली थी, प्लीज अनरीजनेबल और अनरूली मत बनिए। माम, मैनेजर ने अनन्या की सिंपल ब्लैक लेगिंग्स और हुडी देखकर ऑलमोस्ट स्कॉफ किया। शायद लोअर लेवल के डिस्काउंटेड स्टोर्स देख लीजिए। अनन्या ने क्वाइटली चकल किया, पहले अनरूली कहा, अब पुअर समझा? क्या स्टोर मैनेजमेंट इतनी वीक थी? चैप्टर 143 इजीली प्रोवोक्ड। आयरा शर्मा ने अनन्या ओब्रॉय की तरफ एक नजर भी नहीं डाली। जैसे हाई वो चेकआउट काउंटर की तरफ बढ़ी, लेकिन अनन्या ने सोचा थोड़ा रुककर ये सीन देखना चाहिए। अगर याद सही है, इरा शर्मा असली में खर्चा करने में काफी फ्रूगल थी। सेल्स एसोसिएट ने बोला, माम टोटल बिल 5 करोड़ रुपए का है। डेबिट या क्रेडिट से पे करना चाहेंगी? इरा शर्मा थोड़ी देर के लिए शॉक में रह गई। उसकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपए की थी और वो कबीर के दिए पैसे उस नहीं करना चाहती थी, स्पेशली क्योंकि वो टाई और सूट कफ्स उनके लिए गिफ्ट ले रही थी। अगर गिफ्ट कबीर के पैसे से ही लिया जा रहा है तो उसका क्या फायदा? वो डेबिट कार्ड यूज कर सकती थी, लेकिन क्या बस एक विक्सन को फेस स्लैप करने के लिए 5 करोड़ रुपए का खर्चा करना वध था? टी देन टेलर ड्रेस और ज्वेलरी के बिना कितना होगा टोटल? उसने धीरे से पूछो। सेल्स एसोसिएट ने उसकी बात पे स्नेह किया। माम, आपको पता है ना हम मर्विल है? सेल्स एसोसिएट ने इरा के शाबी आउटफिट पे नजर डाली। क्लियरली आयरा रिच बैकग्राउंड से नहीं थी। वो लग रही थी जैसे सबसे एक्सपेंसिव चीजें रैंडमली पहनी हुई हो। यस आई नो, फिर आप समझ रही होंगी कि हमारी सिंपलेस्ट टाइज भी मिनिमम 1 लाख रुपए की होती है। सेल्स एसोसिएट ने लिप्स प्रेस किए डिस्डेन में। जो टाई आपके हाथ में है वो 3 लाख रुपए का है, मलबरी सिल्क और गोल्ड थ्रेड से बनी। आपका पर्सनली टेलर्ड कचुआ ड्रेस 2 करोड़ रुपए का है, नेकलेस के साथ टोटल 4 करोड़ रुपए, और सूट कफ रेयर मटेरियल्स के वजह से 1 करोड़ रुपए का, टोटल 5 करोड़ रुपए। इरा शर्मा का चेहरा पलट गया। ये प्राइस उनके लिए काफी ज्यादा था। सिर्फ कबीर का क्रेडिट कार्ड हाई काम कर सकता था। तभी सोशलाइट्स का क्राउड गैदर हो गया, सब देख रहे थे। वो हैरान थे कि फ्यूचर मैडम कबीर यहाँ आए हैं और इतनी वरीड लग रही है। 5 करोड़ का टेंशन? कबीर के लिए तो ये छोटी बात थी। ऑफ कोर्स मिस इरा एक कॉमनर थी पहले, एक सोशलाइट ने क्वाइटली दूसरे से बोला, स्निकरिंग करते हुए। बहुत एम्बैरसिंग। इवन विद कबीर के दिए पैसे, इरा शर्मा स्टिल हेजिटेंट थी खर्च करने में। जैसे एक्सपेक्टेड था, एक्स कॉमनर की फ्रूगैलिटी। ये प्राइस टैग देख के डर गया होगा। डिस्काउंट क्लोथ्स खरीदने की आदत है इसको, पर इसके कपड़े, ओ माय गॉड, ये क्या कॉम्बिनेशन है? इरा शर्मा के चीक्स फ्लश हो गए। इतनी सोशलाइट्स यहाँ? ओह, ये सब तो स्पॉइल्ड एरिसेस है जो कभी काम नहीं करेगी। अनन्या ने सर हिलाया। ऑफ कोर्स आयरा हेजिटेट करेगी कबीर का क्रेडिट कार्ड यूज करने में। यह एविडेंट था कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि वो गोल्ड डिगर नहीं लगना चाहती। व्हाट, ये कप्स भी एक्सपेंसिव है क्या? अनन्या ने स्नॉट किया, कैशियर के पास जाके अपनी वॉलेट निकलते हुए। इरा शर्मा का एक्सप्रेशन डार्क हो गया। आइज फ्लैश कर रही थी और फिंगर्स इचिंग टू डू समथिंग टू वाइप दैट अननोइंग स्मर्क ऑफ अनन्या का फेस। सो व्हाट इफ शी हैज मनी? कबीर तो मेरे साथ है, उसके पास पैसा ही पैसा है। मैनेजर ने फ्राउन किया। मिस, प्लीज सीन मैट क्रिएट कीजिए, सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। सोशलाइट्स पॉपकॉर्न के साथ रेडी हो गए। ये सीन काफी एंटरटेनिंग था। अनन्या ने आई रोल किया और इरा शर्मा पे फोकस किया। श्योरली कबीर ने आपको ब्लैक कार्ड दिया होगा, क्यों नोस नहीं कर रही? डोंट ट्राई टू बी हम्बल लैब। उसने डिलिबरेटली थ्रो किया कि पैसे इरा के नहीं है, वो तो वेल्थ में मैरिड है। सोशलाइट्स को परफेक्टली समझ आ गया इरा कितनी डिनायल करे, पर एंड में वो गोल्ड डिगर हाई है। इरा शर्मा, जो इजीली प्रोवोक थी, इंस्टेंटली बेट ले लिया। आपके कार्ड्स भी किसी और ने दिए। उसने आइज रोल की। अनन्या ने शाइनी ब्लैक कार्ड निकल के दिखाया। एग्जैक्टली वही जो इरा के पास था, पर वो डेयर टू यूज नहीं करती थी। आई अपोलोजाइज मिस आयरा, बट आई एक्चुअली मेक माई ओन मनी। दिस ब्लैक कार्ड हैज माई नेम ऑन इट। अनन्या ने स्माइल की, कार्ड सोशलाइट्स को दिखाते हुए, और फिर एसोसिएट को हैंड कर दिया। सोशलाइट्स विस्पर करते हुए, एक कॉमनर जिसका सब कुछ फियोंसे के पैसे से है। क्या एम्बैरसिंग। व्हाट आर यू डूइंग? इरा शर्मा ने शाउट किया जब सेल्स एसोसिएट कार्ड ले रहा था। बाइंग समथिंग यू कांट अफोर्ड। मिस आयरा, प्लीज काम डाउन। अनन्या ने चक्कल किया, कार्ड मैनेजर के लाइन ऑफ साइट से हाइड करते हुए। हु सेड आई कांट अफोर्ड इट? इरा शर्मा ने फ्यूम करते हुए ब्लैक कार्ड निकल लिया, कबीर का नाम एनग्रेव्ड। ट्रैप में फॉल हो गई। सोशलाइट्स ने कंफर्म कर लिया, गोल्ड डिगर है ये। माम, कार्ड स्वाइप करने के लिए एमआर कबीर वेरिफिकेशन चाहिए। सेल्स एसोसिएट ने पॉलिसी याद दिलाई। इरा शर्मा और इरिटेटेड हो गई। कबीर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। आर्ग्यूमेंट भी हुआ था मॉर्निंग में। आई एम हिज फियोंसी, स्टिल वेरिफिकेशन नीडेड? अनफॉर्चुनेटली, माम, पॉलिसी है। वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। टैप सिक्योरिटी टीम I-5 लॉग। आयरा की आइज लिट अप। मिसेस वालिया, क्या प्रॉब्लम है? हेड ऑफ टीम मिस्टर मेहरा बोला। क्राउड और दोनों स्टनिंग विमेन देखते हुए।
एक इनोसेंट एंजल जैसी, दूसरी कैरिज्मेटिक और शार्प आइड। प्लेन क्लोथ्स में भी रिच अपब्रिंगिंग ऑब्वियस थी। थैंक गुडनेस यू हियर, मिस्टर मेहरा। ये लड़की डिजास्टर सीन क्रिएट कर रही है। मैनेजर ड्रामेटिक्स में। मिस्टर मेहरा ने सोचा कुछ ऑफ है, स्टेप फॉरवर्ड किया, और जैसे ही पास आए, शॉक। पुअर आईसाइट के वजह से पहले फेस क्लियर नहीं था, अब क्लियरली देखा। पोएट्स के लिए ड्रीम फेस, बिल्कुल ऑपोजिट आयरा शर्मा से। ये अनन्या ओब्रॉय है। मैनेजर को रियलाइज हुआ, इंस्टेंटली साइड स्विच किया। मिस अनन्या, ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं क्या? मिस्टर मेहरा ने पूछा। मिस अनन्या? मैनेजर नियरली फेंट। कैसे मिस किया? रिबन कटिंग के टाइम भी वही परफेक्ट वुमन फ्रंट लाइन में खड़ी थी। चैप्टर 144, अपना वादा निभाओ। ठीक है मिस्टर मेहरा, मैं कुछ रिप्लेसेबल एम्प्लॉई से खुद ही निपट सकती हूँ। अनन्या ओब्रॉय ने बहुत ही शांत लेकिन ठंडी मुस्कान दी, ऐसी मुस्कान जिसने मिस्टर मेहरा को डर और सम्मान दोनों से भर दिया। वो तुरंत समझ गया कि ये वार्निंग डिस्गाइज्ड एज पोलाइटनेस है। माम, सिक्योरिटी हेड होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं ऐसे परेशान करने वाले कीड़े मकोड़ों को आपके रास्ते से हटा दूं। आपको इन जैसे लोगों से खुद को थकाने की जरूरत नहीं, उसने झट से कहा, अपने जॉब की सलामती के लिए झुकते हुए। सेल्स एसोसिएट का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके माथे पर पसीना झलक आया। क्या आप अभी भी वो कफलिंग्स लेना चाहेंगी? मैं तुरंत पैक कर देती हूँ, और आपको बोनस डिस्काउंट भी। बोनस रहने दो, बस कार्ड स्वाइप करो, अनन्या ने अपने नेल्स देखते हुए कहा, जैसे इस पूरे हंगामे से उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। उसे बगल में खड़ी रिया कपूर पर नजर भी नहीं डालनी थी, जो अब गुस्से से लाल चेहरा लिए अपनी ब्लैक कार्ड जोर से काउंटर पर पटक रही थी। मैंने कहा ना, ये कफलिंग मेरी है, वो चिल्लाई, अपनी हारी हुई शक्ल छुपाते हुए। इस चालाक औरत ने फिर से मुझसे बाजी मार ली, अनन्या ने हंसते हुए कहा। तुम्हारे क्रेडिट में इतना बैलेंस है भी क्या? उसने अपने बालों को पीछे झटका और चेक पर हस्ताक्षर कर दिए। छोटे से सिल्वर बॉक्स को खोला, कफलिंग्स को देखा, और फिर उदासीनता से कहा, सिर्फ 10 लाख की चीज थी, इतना हंगामा किस लिए? फिर उसने बॉक्स वापस काउंटर पर रख दिया। तुम रख लो, मुझे इतनी सस्ती चीजों की आदत नहीं। उसकी बात आयरा के दिल में तीर बनकर लगी। सामने खड़ी सोशलाइट्स ने एक साथ आह भरी, देखा, फॉर्मर क्वीन का स्टाइल अब भी वैसा ही है। ताज खो गया, लेकिन कांटे अब भी वही हैं। सच में, आयरा तो ऐसे रो रही थी जैसे 1 करोड़ उड़ गए हों। इतनी शर्म की बात है। कोई भी सोशलाइट इतना छोटा अमाउंट अफोर्ड कर सकता है, और ये तो कबीर कपूर की फियोंसी है, फिर भी कार्ड स्वाइप करने में झिझक रही थी। इससे तो कबीर स्टिंगी लग रहा है। कुछ ने ठहाका लगाया, कुछ ने फुसफुसाया, प्रिटी फेस के अलावा इसमें और है भी क्या? कबीर ने तो सच में लॉस कर लिया इससे शादी करके। इरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी उंगलियां इतनी जोर से मुट्ठी में बंधी थी कि नाखून उसकी हथेली में धंस गए। मुझे नहीं चाहिए अब ये, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी चाइल्डिश मत बनो, इसे आज का चैरिटी वर्क समझ लो। आयरा गुस्से से कांप रही थी, पर अनन्या के हर शब्द ने उसके भीतर की आग और भड़का दी। अनन्या जानती थी कि अगर रिया जाकर शिवांश से शिकायत करेगी तो वो भी मोंटी को बुला सकती है, लेकिन उसे डैम्सल इन डिस्ट्रेस बनना पसंद नहीं था। वो मिस्टर मेहरा की तरफ मुड़ी और बोली, आशा है मिस्टर मेहरा आप अपना वादा निभाएंगे। उसके लहजे में ऐसी अथॉरिटी थी कि मिस्टर मेहरा तुरंत झुक गया। ऑफ कोर्स माम। अनन्या बिना पीछे देखे वहां से बाहर निकल गई। उसकी मिस्चिवस चमकदार आंखें जैसे ही मॉल की ठंडी हवा में आईं, थकान में बदल गई। कितना थका देने वाला है ये सब, वो सोचने लगी। अब क्वीन नहीं हूं, और शायद अच्छा ही है। हर दिन ड्रामा रचाना बहुत एग्जॉस्टिंग काम है। बाहर उसके असिस्टेंट्स उसके बैग्स लिए इंतजार कर रहे थे। वो सब इतने थके हुए थे कि उन्हें अंदर का तमाशा दिखा भी नहीं था। ये सारे सामान ओब्रॉय मैंशन पहुंचा देना, उसके बाद तुम सब जा सकते हो। आज के लिए शुक्रिया, अनन्या ने कहा। स्टोर एसोसिएट्स ने डरते हुए झट बो किया। माम प्लीज ऐसा मत कहिए, हमें शुक्रिया मत बोलिए, और 90 डिग्री झुककर सलाम किया। अनन्या हल्के से मुस्कुराई और अगले स्टोर की तरफ बढ़ गई। उसे अब भी शिवांश के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट चाहिए था। कई दुकानों में घूमने के बाद वो मॉल के एक कोने में पहुंची। वहां था एक शांत सा स्टोर, YRQ कुचुआ। अनन्या ने नाम पढ़ा। उसे याद आया कि यही वो नया फैशन लेबल है जिसने हाल ही में इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। हर डिजाइन एक मास्टरपीस की तरह होता था, मॉडर्न, एलिगेंट और बोल्ड। उसने सोचा, इतना फेमस ब्रांड कॉर्नर में क्यों है? शायद ये लक्जरी क्लाइंट्स को सिलेक्ट करता होगा। एक यंग वुमन आगे आए, जो सेल्स एसोसिएट की यूनिफॉर्म में थी, लेकिन उसके चाल ढाल और आत्मविश्वास में रॉयल्टी झलक रही थी। गुड आफ्टरनून माम, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे? उसने मुस्कुराकर कहा। बस थोड़ा देख रही हूँ, अनन्या ने जवाब दिया। डिस्प्ले के बीच चलते हुए वो कुछ जैकेट्स और टॉप्स देख रही थी कि उसकी नजर एक छोटे ग्लास शोकेस पर पड़ी। वहां कई लक्जरी वॉचेस और हैंकचिफ्स रखे थे, और कोने में रखे थे एक पेयर सूट कप्स जो तुरंत उसे शिवांश की याद दिला गए। डिस्प्ले के बीच चलते हुए वो कुछ जैकेट्स और टॉप्स देख रही थी कि उसकी नजर एक छोटे ग्लास शोकेस पर पड़ी। वहां कई लक्जरी वॉचेस और हैंकचिफ्स रखे थे, और कोने में रखे थे एक पेयर सूट कप्स जो तुरंत
उसे शिवांश की याद दिला गए, रेक्टेंगुलर रेड जेम से सजे हुए, जिनके किनारों पर छोटे छोटे क्रिस्टल्स चमक रहे थे। अनन्या ने उन्हें उठाया, वो ठंडे और परफेक्ट थे, जैसे शिवांश का काम नेचर। सेल्स एसोसिएट आगे बढ़ी और बोली, माम, ये कफ्स रेयर रेड डायमंड से बने हैं। हर कैरेट की कीमत $30,000 है। इसके आसपास के ब्लैक ओपल्स भी हजारों में जाते हैं। डिजाइनर ने इन्हें खुद हाथ से बनाया है। अनन्या की आंखें चमक उठी। परफेक्ट, इसे पैक कर दो, मैं यही लूंगी, उसने खुशी से कहा। वो महिला मुस्कुराई, राइट अवे माम। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, गर्मियों की ठंडी हवा जैसी। अनन्या को यह स्टोर कुछ अलग सा लगा। इतने अच्छे स्टाफ और डिजाइन्स के बावजूद यहां भीड़ नहीं थी। शायद ये जगह जानबूझकर हिडन रखी गई है, उसने सोचा। कफलिंग्स की कीमत भले भारी थी, पर अनन्या ने कार्ड स्वाइप करते हुए पलक तक नहीं झपकाए। एलन ग्रुप अब उसकी पहचान बन चुका था। हर प्रोजेक्ट हिट, हर इन्वेस्टमेंट स्मार्ट। वो गर्व से मुस्कुराई। कभी सोचा नहीं था, जो कंपनी मैंने मजाक में शुरू की थी, वो आज देश की सबसे साफ सुथरी और सफल फर्म बन जाएगी। उसने सोचा, सीईओ ने बताया था कि शिवांश की कंपनी के सेक्रेटरी ने बार बार पर्सनल मीटिंग की मांग की थी। अनन्या ने साफ मना कर दिया था। डिस्टेंसेस बेटर, कुछ वादे ऐसे होते हैं जिन्हें निभाने में वक्त लगता है। चैप्टर 145, तूफान का आगाज। मल्होत्रा एंटरप्राइजेस, मुंबई। कमरा इतना शांत था कि पिन गिरने की आवाज भी डर पैदा कर दे। ऐक की ठंडी हवा में भी एक अनईजी टेंशन तैर रही थी। एक आदमी, पूरी तरह पसीने में भीगा हुआ, शिवांश माल्होत्रा के सामने बैठा था। वो शख्स जिसे लोग मुंबई का आइस किंग कहते थे। उसकी आंखें इतनी ठंडी कि कोई भी नजर मिलाने की हिम्मत न करे। वो आदमी कांपती आवाज में बोला, बी बॉस। शिवांश ने बिना एक्सप्रेशन बदले कहा, यू फायर्ड। बस 2 शब्द, और उस आदमी की दुनिया हिल गई। सिक्योरिटी अंदर आई और उसे प्रैक्टिकली घसीटकर बाहर ले गई। वो रोता रहा, चिल्लाता रहा, सर प्लीज, एक और चांस दीजिए, मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। पर अब देर हो चुकी थी। उसकी आवाज हॉलवे में गूंजती रही। दरवाजा खुला और अंदर आया रजत, शिवांश का सबसे भरोसेमंद आदमी। बॉस, नेक्स्ट ऑर्डर, शिवांश ने अपनी ठंडी आवाज में कहा। उसके सारे पर्सनल और प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स चेक करो और उससे बैंकरप्ट कर दो। रजत ने बिना सवाल किए सिर झुका दिया। अंडरस्टूड सर। शिवांश ने खिड़की से बाहर देखा, मुंबई स्काईलाइन की चमकती लाइट्स, पर उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था। बाय सनराइज, उसने कहा, कपूर कॉरपोरेशन के शेयर्स गिर जाने चाहिए। रजत निकल गया। दरवाजा बंद होते ही उसने लंबी सांस छोड़ी। फुलिश मैन, उसने खुद से कहा। किस्मत से उसे सीईओ के सामने आने का मौका मिला था। और उसने क्या किया? कपूर कॉर्प की फेल डील लाकर बॉस के सामने रख दी। रात बीत गई और अगली सुबह स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। कपूर कॉरपोरेशन के शेयर ऐसे गिरे जैसे किसी ने उनकी नींव उखाड़ दी हो। पार्टनरशिप्स टूटी, कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हुए और नुकसान 800 करोड़ रुपए। कपूर कॉर्प के ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। कबीर कपूर का गुस्सा किसी तूफान से कम नहीं था। उसने अपनी ग्लास टेबल पलट दी, फाइल कैबिनेट्स तोड़ दिए। दीवार पर पड़ा नाम, कबीर कपूर, सीईओ, अब टुकड़ों में जमीन पर पड़ा था। डैम इट, वो चिल्लाया और राष्ट्रीय दीवार पर दे मारा। पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, जब ओबरॉय ग्रुप ने उनकी इन्वेस्टमेंट खींच ली थी, और अब फिर वही ह्यूमिलिएशन। बाहर उसकी सेक्रेटरी मीरा खड़ी थी, कमरे से आती आवाजों से डरते हुए। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। सर, आपके फादर 30 मिनट्स में आ रहे हैं। अंदर कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। फिर आवाज आई, सेंड हिम इन। मीरा ने राहत की सांस ली, पर तभी उसका टैबलेट बीप किया। प्रेसिडेंट कपूर इज कॉलिंग यू इनसाइड। वो झिझकते हुए अंदर गई। सिर, आपने बुलाया। कबीर कुर्सी पर बैठा था। सिगरेट का स्मोक कमरे में फैल चुका था। उसकी आंखें लाल और चेहरा गुस्से से भरा हुआ। ऑफिस क्लीन करो, उसने कहा। सर, मेन क्लीनर को बुला लेती हूँ, मेन वेट नहीं कर सकता। मीरा, तुम करो। मीरा का गला सूख गया, पर वो कुछ बोली नहीं। वो झुककर टूटी चीजें समेटने लगी। कबीर की नजरें अब उस पर टिकी थीं। उसने सिगरेट का एक और कश लिया और खुद से सोचा, 2 हफ्ते से इरा से बात नहीं हुई। लगता है इसी वजह से सब कंट्रोल से बाहर जा रहा है। पर उसकी आंखों में कुछ और था, गुस्सा नहीं, एक बर्निंग टेम्पटेशन। मीरा झुककर काम कर रही थी, उसके बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे और कबीर की निगाहें हर पल उस पर टिकी थीं। कमरा फिर से चुप था, पर इस बार डर नहीं, कुछ और था उस हवा में, एक तूफान जो अभी फटने वाला था। चैप्टर 146, प्रेशियस का उसी वक्त जब कबीर कपूर अपनी सेक्रेटरी मीरा के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा था, ऑफिस में एक हल्की डिंग की आवाज गूंजी। मीरा, जो अभी फ्लो साफ कर रही थी, उसे मैसेज मिला, मिस्टर राजेश कपूर हैज अराइव्ड। कबीर ने इरिटेशन से लंबी सांस ली। उसे प्राइवेट मीटिंग रूम में भेजो, उसने कहा। मीरा को थोड़ी हैरानी हुई। बॉस की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और क्वाइटली बाहर निकल गई। रास्ते में उसे महसूस हुआ कि कबीर की नजरें उस पर टिकी हुई हैं। वो थोड़ी शर्माई, पर कुछ बोली नहीं। आज उसने ग्रे पेंसिल स्कर्ट पहनी थी।
जो उसकी पर्सनालिटी को और क्लासी बना रही थी। मीटिंग रूम में पहले से राजेश कपूर बैठे थे, कबीर के पिता, जिनके चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों थे। कबीर अंदर गया और मीरा ने दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। बाहर खड़ी मीरा खिड़की से देख पा रही थी। दोनों की बातें पहले काफी हीटेड थी। शायद टॉपिक था गिरते हुए कपूर कॉप के शेयर्स और मीडिया में चल रही अफवाहें। धीरे धीरे बातों का टोन काम हुआ। मीरा ने चैन की सांस ली। शायद फादर सन ने कोई सोल्यूशन निकाल लिया है। अगली सुबह अनन्या ओबरॉय ने ठान लिया कि वो अपने दोस्त आरव खन्ना से मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करेगी। सुबह सुबह उसने ओबरॉय मैंशन की प्राइवेट किचन में खुद कुकिंग शुरू की। ग्रीन हाउस से ताजी सब्जियां ली। सब कुछ आरव के फेवरेट डिशेस थे। लंच तैयार होने के बाद उसने सब कुछ ध्यान से पैक किया, खुद को रेडी किया और स्टेल्थ मोड में नीचे उतरी। हॉलवे में कोई सर्वेंट नहीं था। परफेक्ट चांस। वो क्वाइटली एक हिडन पैसेज से होते हुए गराज तक पहुंची। गराज में गाड़ियों की लंबी लाइन थी, हर एक विंटेज, चमकदार और रॉयल। अनन्या की नजर अपने दादू जोरावर ओबरॉय की प्रेशियस बेबीज पर पड़ी, वो कार्स जिन्हें वो अपनी फैमिली से ज्यादा प्यार करते थे। अनन्या हंस पड़ी। अगर दादू को पता चला कि मैं उनकी किसी कार को टच कर रही हूं तो आज तो मेरी खैर नहीं। वो पीछे खड़ी एक मॉडर्न बुगैटी की तरफ बढ़ी। ये तो शायद दादू का लीस्ट फेवरेट मॉडल है, उसने सोचा। वॉल पैनल से हिडन सेफ खोला, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन सब पूरा किया और फाइनली बुगैटी की निकाल ली। उसी वक्त ऊपर थोड़ी हलचल हुई। शायद सर्वेंट्स को पता चल गया कि वो अपने कमरे में नहीं है। अनन्या ने जल्दी से कार स्टार्ट की। गराज से निकलते हुए बोली, प्लीज गेट खोल दो। गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा, पर उसके स्टर्न ग्लेयर के बाद गेट खोल दिया। जैसे ही गेट ओपन हुआ, सिक्योरिटी सिस्टम का स्क्रीन रेड ब्लिंक करने लगा, पर तब तक अनन्या एक्सीलरेटर पर पैर रख चुकी थी। बुगैटी गूंजती हुई मेन रोड पर निकल गई और मैंशन की सीमा के बाहर जाते ही उसने स्पीड कम कर ली। कुछ सेकंड्स बाद ब्लूटूथ लाइट ब्लिंक की। जोरावर ओबरॉय का कॉल आ गया। ग्रैंडफादर, उसने धीरे से कहा। दूसरी तरफ से उनकी हैवी वॉइस आई, अनन्या, तुम्हें मैंने बिना परमिशन बाहर जाने को मना किया था, है ना? अनन्या हंसी दबाते हुए बोली, दादू, मैं 2 हफ्तों से घर में बंद हूं, अब बॉर्डम से मर जाऊंगी। डॉक्टर ने कहा है मैं पूरी तरह से ठीक हूं। जोरावर ने थोड़ा शांत होकर कहा, बस मेरी विंटेज कार्स को छुआ तो नहीं? वो हंस पड़ी। 1 मीटर दूर भी नहीं गई। दादू, मैंने आपकी सबसे कम पसंद वाली कार ली, बुगैटी। जोरावर ने हल्की हंसी छोड़ी। अच्छा है, इंजरी के बाद भी तुम्हारे दिमाग के सारे स्क्रूज ठीक है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स दादू। कहाँ जा रही हो? जोरावर ने पूछा, अपने टैबलेट पर कार ट्रैकर देखते हुए। एक दोस्त से मिलने, बाद में बात करती हूँ। अनन्या ने जल्दी से कॉल काट दिया। जोरावर ने मानव की तरफ देखा। उसका पता लगाओ, बॉडीगार्ड्स भेजो वहां। इस बार कोई रिस्क नहीं लेना है, हिस्ट्री दोहरानी नहीं चाहिए। मानव ने सिर झुकाया, जी सर। अध्याय 147। छत से धक्का। जब वो काले रात जैसे चमकदार बुगैटी ने मुंबई के एक मिडिल क्लास अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के सामने ब्रेक लगाए तो सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। यहाँ ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली रहती थी, तो इतनी महंगी गाड़ी देख सब हैरान थे। भाई, कौन होगा जो ऐसी कार चला रहा है? दरवाजा खुला और एक एक कदम रखते हुए अनन्या ओबरॉय बाहर निकली। हवा उसके बालों से खेल रही थी और वो पूरे कॉन्फिडेंस से गाड़ी से उतरी। लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। सबको लगा कोई बिजनेसमैन निकलेगा, पर इतनी खूबसूरत लड़की देखकर सब दंग रह गए। रेशमी बाल, तेज नजरें, हल्के पिंक होंठ और गोरी मुलायम स्किन, एकदम राजकुमारी जैसी। उसके चारों ओर एक ऐसा आभामंडल था जो बता रहा था कि वो किसी ऊंचे घराने से है। अनन्या ने चारों ओर की नजरें नजरअंदाज करते हुए अपना फोन उठाया और आरव को कॉल लगाया। कॉल रिसीव नहीं हुआ तो वो थोड़ा परेशान हो गई। कहीं सच में नाराज तो नहीं? वो अंदर गेट पर गई, सिक्योरिटी रजिस्टर में अपना नाम लिखा और अंदर जाने की परमिशन ली। कॉम्प्लेक्स अंदर से साफ सुथरा था, बच्चों के खेलने की जगह, गार्डन और कई टावर्स। वो सोचने लगी, उसका फ्लैट 70 नंबर था या 80? कुछ सेकंड सोचकर उसने अंदाजे से एक बिल्डिंग में कदम रखा और एलिवेटर से ऊपर चली गई। दरवाजे पर नॉक किया और कुछ सेकंड बाद आरव खन्ना दरवाजा खोलता है। थका हुआ, नींद से भरा चेहरा। उसे देखकर उसका एक्सप्रेशन तुरंत सख्त हो गया और वो दरवाजा बंद करने ही वाला था कि अनन्या ने अपना पैर आगे कर दिया। उसने झूठ मूठ दर्द का नाटक किया। उम्मीद थी कि आरव को थोड़ी ग्लानि होगी, पर नहीं। वो वाकई गुस्से में था। क्या चाहिए तुम्हें? उसने रूखे लहजे में पूछा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माफी मांगने आए हूं और तुम्हें खिलाने भी। उसने खाने से भरे बैग ऊपर उठाए जिसमें गर्मा गर्म घर का बना खाना था। आरव ने मुंह फेरते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए। अनन्या ने बैग का जिप खोला और पूरे घर में खुशबू फैल गई। पनीर की सब्जी, पराठे, दम बिरयानी और साथ में वेजिटेबल सूप। आरव का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा और उसने दरवाजा थोड़ा खोलकर कहा, अंदर आ जाओ। अनन्या ने मुस्कुराकर अंदर कदम रखा। वो खाने को गर्म करने लगी। ये अभी अभी बना है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा हीट कर देती हूँ। आरव दीवार से टिक कर बोला, सिर्फ रख दो और चली जाओ।
वो पलटी और बोली, माफ करना आरव, मैंने जानबूझकर तुम्हें डिनर पर इंतजार नहीं करवाया। वो जो समीर राणा का फंक्शन था, उसमें जाना मजबूरी थी। दादाजी ने कहा था, और तुम जानते हो वो ना नहीं सुनते। आरव चुप रहा। तुम पहले बता सकती थी, उसने ठंडे स्वर में कहा। बताना चाहती थी, लेकिन उसी शाम एक हादसा हो गया, अनन्या ने कहा और स्टूल की तरफ इशारा किया। बैठो, लंबी कहानी है। वो बैठ गया और वो खाना सर्व करने लगी। उसने बताया कैसे उसे टैक्सी में किडनैप कर लिया गया था, फिर 2 हफ्ते तक कोमा में रही। आरव हैरान था, लेकिन जैसे जैसे उसने कहानी सुनी, उसकी आंखों में समझ और ममता आ गई। कुछ देर बाद आरव बोला, समीर राणा के फंक्शन में जाना जरूरी क्यों था? दादाजी खुद क्यों नहीं गए? अनन्या भी सोच में पड़ गई। अब जब तुम कह रहे हो, सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता। वो दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। आरव उसे देखते रहा। वो अब भी वैसी ही लग रही थी जैसी स्कूल के दिनों में, खूबसूरत, क्लास में सबसे आत्मविश्वासी लड़की और सबकी नजरों का केंद्र। खाओ ना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने इतनी मेहनत की है, अब सब खत्म करना पड़ेगा। आरव हंस पड़ा। तुम तो ऐसे खा रही थी जैसे जंगल की शेरनी। क्या बोला तुमने? अनन्या ने भौहें चढ़ाई। और कौन? आरव बोला, तुम और रिया दोनों ही खाने की दीवानी थी। याद है स्कूल की छत पर रिया ने मुझे फ्राइड चिकन के लिए धक्का दे दिया था? अनन्या हंस पड़ी। वो बस बहुत भूखी थी। और जब तुमने आखिरी चॉकलेट केक के टुकड़े के लिए मुझे किक मारी थी? आरव ने ताना मारा। अनन्या ने शर्माते हुए कहा। वो टाइम थोड़ा मूड खराब था। आरव मुस्कुराया। बहाना मत बनाओ। दोनों हंसने लगे, पुराने दिनों की यादों में खो गए। चैप्टर 148। हमारे नजदीकी पाल लंच खत्म करने के बाद अनन्या ओब्रॉय आरव खन्ना के साथ कैफे से निकली। वो अपनी कार तक पहुंची ही थी कि उसे याद आया, दादाजी ने हॉस्पिटल में बताया था कि शिवांश मल्होत्रा ने उसके लिए एक नया फ्लैट खरीदा है। थोड़ी क्यूरियोसिटी में उसने सोचा, क्यों ना उससे पूछ ही लूं। थोड़ा सोचकर उसने कॉल किया। कॉल पहली रिंग में ही उठ गया। शिवांश फोन पर। अनन्या, सब ठीक है? कुछ हुआ क्या? उसकी सीरियस वॉइस सुनकर मीटिंग रूम में बैठे सारे एग्जीक्यूटिव्स चौंक गए। कभी किसी ने नहीं देखा था कि शिवांश ऑफिस के बीच किसी का कॉल उठाए, वो भी इतने कंसर्न के साथ। अनन्या थोड़ा हेजिटेंट। वो बस मैं पूछ रही थी कि आपने जो अपार्टमेंट लिया है वो कहाँ है? फिर खुद ही शर्माते हुए बोली, गिफ्ट के लिए थैंक यू, बस क्यूरियोसिटी थी। शिवांश हल्के से हंसते हुए, बस इतना ही? इट्स ओके, ओवरथिंक मत करो। वो विला ब्लू लेगून रेजिडेंसी में है, सेकंड बिगेस्ट प्रॉपर्टी। अनन्या की आंखें फैल गईं। ब्लू लेगून रेजिडेंसी मुंबई की सबसे एलीट गेटेड सोसाइटी, जहां एंट्री के लिए भी 5 साल की वेटिंग लिस्ट रहती है। उस जगह का सबसे छोटा फ्लैट भी करोड़ों का होता है। वो हैरान रह गई, क्या ये मजाक कर रहा है? ये तो गिफ्ट वर में मुझे हराने पर उतार आया है, उसने मन ही मन सोचा। शिवांश ने उसकी साइलेंस सुनी और थोड़ा चिंतित हुआ। तुम्हें पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं दूसरा खरीद लेता हूँ। मीटिंग रूम में बैठे लोग ऑलमोस्ट गिर ही गए। दूसरा खरीद लेगा? कौन आदमी 100 करोड़ का फ्लैट अनवर्दी बोलकर दूसरा ले लेता है? अनन्या जल्दी से, न नहीं। इट्स फाइन। शिवांश, फाइन मतलब जबरदस्ती तो नहीं? चलो आज रात तक दूसरा प्रॉपर्टी देख लेता हूँ। अनन्या झट से बीच में, हे ओवरथिंकिंग का हक सिर्फ मेरा है, तुम मेरी आदतें कॉपी मत करो, उसने हंसते हुए कहा और जीपीएस में एड्रेस डालने लगी, लेकिन मैप में लोकेशन दिखी ही नहीं। ऑफ कोर्स, इतनी हाई प्रोफाइल जगह मैप में होती ही नहीं। शिवांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसके आ रिलेशनशिप वाले शब्द दिमाग में गूंज गए। उसका दिल एक पल को धक से रह गया। शिवांश सॉफ्टली, ओके, एड्रेस की चिंता मत करो, मैं कल खुद लेकर चलूंगा। अनन्या थोड़ा घबरा गई। नहीं, तुम बिजी हो, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हें वर्क से डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। शिवांश स्मूथली, ये हमारा फर्स्ट मैरिटल हाउस है अनन्या, मैं खुद टूर कराऊंगा। मीटिंग रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने पानी उगल दिया, बाकी के मुंह ऐसे खुले कि अंडा फिट हो जाए। मैरिटल हाउस? शादी कब हुई? सबके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था। साइड में खड़ी कुछ फीमेल स्टाफ ने एक दूसरे को देखा। ऑलरेडी मैडम मल्होत्रा? क्या ये सलोनी मेहरा है, या फिर बॉस सीक्रेटली शादी कर चुका है? अनन्या ने माथा पकड़ा। फिर शुरू हो गया। खुद ही रिलेशनशिप डिक्लेयर कर देता है बिना पूछे। वो चाहती थी कि शिवांश उसे प्रॉपर्ली ट्रेडिशनल तरीके से प्रपोज करे, न कि बस कपल मान ले क्योंकि 2 बार किस कर लिया। अनन्या अनॉयड, किसने कहा हम मैरिड हैं? शिवांश कामली, जल्द ही होंगे। तो स्टेटस पहले से मान लेना बुरा क्या है? अनन्या शिवांश, हम अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी ऑफिशियली नहीं है। तुम शादी की बात कर रहे हो? उसके ये शब्द सुनते ही शिवांश का मूड गिर गया। उसके चेहरे की सॉफ्टनेस गायब हो गई और उसकी कोल्ड आइज पूरे रूम में ठंड फैला गई। वो बिना कुछ कहे मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। बाहर वेटिंग एरिया में रजत, उसका असिस्टेंट, खड़ा था। राजट सर, सब ठीक? लेकिन शिवांश का गुस्से वाला चेहरा देखकर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। शिवांश फोन पर ठंडी आवाज में, आफ्टर ऑल आवर इंटीमेट मोमेंट्स,
तुम मुझे सिर्फ फ्रेंड समझती हो। अनन्या ने आंखें बंद की। अगर कुछ गलत बोल दी तो फिर झगड़ा शुरू। वो गहरी सांस लेकर बोली, थोड़ा रेड बिटवीन द लाइंस करना, फिर कॉल करना, और कॉल काट दिया। शिवांश ने फोन की तरफ देखा। रीड बिटवीन द लाइंस, ये क्या पहेली है भाई, और गुस्से में फोन जमीन पर पटक दिया। रजत ने सिर हिलाया। कामली ब्रीफकेस खोला और नया फोन निकाला। सर, नया हैंडसेट रेडी है। शिवांश ने गहरी सांस ली। उसे समझ आया कि अनन्या ने कॉल इसलिए काटी क्योंकि वो फाइट अवॉइड करना चाहती थी। वो खुद से बड़बड़ाया, यार रिलेशनशिप्स का मैनुअल भी होता क्या। फिर रजत की तरफ मुड़ा, गंभीर एक्सप्रेशन के साथ बोला, रजत, तुम्हारा वाइफ के साथ रिलेशनशिप कैसा है। रजत की आंखें फटी रह गईं। सर, मतलब पर्सनल क्वेश्चन। वो पसीने पसीने हो गया। सर, रिपीट करोगे प्लीज। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, बस ऑफिस की तरफ चला गया। राजट पीछे पीछे भागते हुए, सर, मिसअंडरस्टैंडिंग मैट लो, मैं बताता हूँ सब कुछ। ऑफिस में बैठते ही शिवांश ने चेयर पर टांग चढ़ाई, एज यूजुअल लाइक अ किंग। शिवांश, बोल। रजत ने माथे से पसीना पोंछा और सोचा, बोर्ड मीटिंग हैंडल कर लेना आसान है, पर बॉस के लव लाइफ के सवाल, भगवान बचाए। चैप्टर 149। उसने पहले बताया क्यों नहीं। वो मेरी शादीशुदा लाइफ तो ठीक चल रही है सिर, बस काम इतना लेट तक होता है कि जब घर आता हूं तो मेरी वाइफ आधी सोई होती है। रजत ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, हिंट देते हुए कि शिवांश जरा वर्कलोड कम कर दे। यूजलेस, शिवांश ने बीच में ही बोल दिया एक शब्द, पर रजत के दिल पे सीधा चोट। ये ही तो आप सुनना चाह रहे थे बॉस। रजत ने कंफ्यूजन में पूछा। बॉस ने रिलेशनशिप के बारे में पूछो तो बताया भी, पर फिर भी वो खुश नहीं। रिलेशनशिप एक्सपर्ट ढूंढो मेरे लिए। शिवांश ने लैपटॉप खोला, पर ध्यान कहीं और था। अनन्या के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब क्या था इसका। रजत को समझ आ गया, फिर से अनन्या मैडम की बात। मैडम ने फिर बॉस का कंसंट्रेशन उठा दिया। शिवांश ने रजत के फेस एक्सप्रेशंस देखे। क्या कोई प्रॉब्लम है। उसकी आवाज काम थी, पर अंदर से वार्निंग भरी हुई। रजत ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं सिर, कभी नहीं। तभी उसका फोन बज गया। स्क्रीन पे लिखा था रिया मल्होत्रा। रजत ने फोन और बॉस दोनों की तरफ देखा। मैडम रिया, यह टाइम नहीं है अपने भाई को चिढ़ाने का। पर वो कॉल कट भी नहीं कर सकता था। सर, मिस रिया का कॉल है। इग्नोर इट, शिवांश ने कहा, पर कुछ सेकंड बाद बोला, एक्चुअली। उठाओ। रिलेशनशिप एक्सपर्ट क्यों ढूंढना जब छोटी बहन हाई पूरा इंसाइक्लोपीडिया है। रजत ने तुरंत कॉल रिसीव करके फोन शिवांश को दिया। उधर से रिया की रोटी हुई आवाज आई, भाई, आप मुझसे नफरत करते हो क्या। मुझे घर में कैद करके रखा है और मम्मी पापा को भी मेरे खिलाफ कर दिया। आप ऐसे कैसे कर सकते हो। पिछले 5 दिन से रिया घर में बैंड थी, ना फोन, ना बाहर जाने की परमिशन। आज मुश्किल से फोन मिला था। उसका मैनेजर उसकी बैंड बजाने वाला था और भाई के कंट्रोल की वजह से उसका काम भी खतरे में था। मैं तो इतनी अच्छी बहन हूं। मैं हाई थी जिन्होंने अनन्या को समझाया था। मैं तुझे घर से निकलने की परमिशन दे देता हूं, शिवांश ने बीच में बोला। वेट, रियली। रिया चिल्लाई, ये तो रिकॉर्ड स्पीड थी। अक्सर तो उससे रोना धोना ड्रामा करना पड़ता था। एक कंडीशन पर, शिवांश बोला। आखिर बहन उसकी ट्रस्टेड इन्फो सोर्स थी जब बात अनन्या की आती थी। क्या कंडीशन। अगर वो बॉय टॉय वाली बात है तो चिंता मत करो, मैंने यूज पहले ही डंप कर दिया। रिया ने बोला, फुल एक्साइटेड। तू अनन्या से लेटली बात किया है। रिया शॉक हो गई। भाई ने मेरा फोन छीन लिया, मैं बात कैसे करती। पर उसने चुपचाप कहा, नहीं। क्यों। छोड़ो, तू भी बेकार है, शिवांश ने कहा और कॉल कट करने लगा। रिया ने तुरंत कहा, वो इसलिए क्योंकि आपने मेरा फोन ले लिया था। फिर जल्दी से ऐड किया, मैं अभी उससे बात करती हूँ। कुछ मैसेज देना है क्या। भाई, आप जानते हो मैं अनन्या के मैटर में एक्सपर्ट हूँ, मुझ पे भरोसा रखो। उसने डेस्परेशन में बोला, वरना फिर से घर में बैंड। उससे समझा कि मुझे सिर्फ फ्रेंड से ज्यादा देखे। रिया ने आंखें झपाई, क्या। पर वो तो पहले से ही तुमसे प्यार करती है। उसने बोला, पर भाई, अनन्या तो आपसे मैडली इन लव है, वो ऑलरेडी आपको सिर्फ दोस्त नहीं समझती। शिवांश ने शांत टोन में कहा। उसने तो अभी कुछ और ही कहा है। ओह, रिया ने सोचा, फिर से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग। एक बात बताओ भाई, क्या आपने उससे क्लियरली प्रपोज किया है। 5A, मतलब अनन्या थोड़ी ओल्ड स्कूल है प्यार के मामले में। स्कूल टाइम में तो वो रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ती थी और हर लड़की चाहती है कि उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाए। राजेश अंकल के बेटे, वो कबीर टाइप लड़कों ने कभी उससे इज्जत नहीं दी, ना पब्लिक में रिलेशनशिप एक्सेप्ट किया, ना कभी अफेक्शन दिखाया। अनन्या स्ट्रॉन्ग दिखाती है, पर अंदर से वो भी चाहती है कि कोई उससे दिल से चाहे। वो हमेशा ये वेट करती थी कि एक दिन कोई ऐसा आएगा जो सच में पूछे, सिंसियरली। फोन पे साइलेंस छा गया। 1 मिनट।
2 मिनट, फिर 5 मिनट। ओह भाई, आप अभी भी लाइन पर हो? रिया ने पूछा। अनन्या मेरी है, हमारी मत कहना, सिर्फ मेरी, शिवांश ने फाइनली कहा। रिया का खून खोल गया। कितना पॉसेसिव आदमी है ये। उसने सोचा, इससे तो थैंक यू कहना चाहिए था कि मैंने हमारी कहा, मेरी नहीं। टू फ्री है, शिवांश ने कहा और कॉल कट कर दिया। फिर रजत को फोन फेंका और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ खड़ा हो गया। तो अनन्या चाहती है कि उसे ओल्ड फैशन वे में वो किया जाए? उसने हल्के से मुस्कुराया। उसने पहले बताया क्यों नहीं। चाहे वो रोमांस में एक्सपर्ट ना हो, पर अनन्या के लिए सब कुछ सीखने को रेडी था। और अगले दिन तक उसका प्लान रेडी था। चैप्टर 150 सपने देखते रहो अगली सुबह। अनन्या ओब्रॉय ने अभी अभी नाश्ता खत्म किया ही था कि एक नई आई नौकरानी घबराई सी चाल में कमरे में दाखिल हुई। उसके कदमों में जल्दी थी पर आवाज बहुत हल्की। यंग मिस, बाहर एक आदमी आया है, वो आपसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहा है, उसने सिर झुकाते हुए कहा। अनन्या ने थोड़ी हैरानी से दीवार पर टंगी पेंडुलम क्लॉक की तरफ देखा। सुबह के 10 बजे थे। इस वक्त तो उसके सारे दोस्त या जान पहचान वाले अपने कामों में बिजी रहते। हर कोई उसकी तरह लेजी मॉर्निंग एंजॉय नहीं कर सकता था। पक्का मेरे लिए आया है? कहीं दादू से तो नहीं मिलना चाहता? उसने नैपकिन से होंठ पोंछते हुए पूछा। जी नहीं मैम, उसने साफ कहा है कि वो सिर्फ आपसे ही मिलना चाहता है, नौकरानी बोली, दोनों हाथ पेट के पास जोड़कर उसके पीछे पीछे चलती हुई। अनन्या बस हम कहकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, पर जैसे ही उसने नीचे नजर डाली, उसके कदम रुक गए। ओब्रॉय मैंशन के ग्रैंड एंट्रेंस पर एक लंबा, लीन और बेहद आकर्षक आदमी खड़ा था, शिवांश मल्होत्रा। हाथ में एक पेस्टल ब्लू बॉक्स था और होठों पर वही कॉन्फिडेंस सी मुस्कान जो हमेशा उसके दिल की धड़कनें बढ़ा देती थी। शिवांश, उसके मुंह से नाम अनजाने में ही निकल गया। वो मुड़ा, उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और उस पल अनन्या का दिल एक बीट मिस कर गया। वो इतना हैंडसम लग रहा था कि जैसे किसी मैगजीन के कवर से उतर कर आया हो। सफेद क्रिस्प शर्ट, स्लीव्स फोल्ड की हुई और ब्लैक पैंट्स। उसकी सादगी में ही एक अजीब सी क्लासी चार्म थी। अनन्या ने अंदर ही अंदर खुद को कोसा, क्या हर वक्त इतना परफेक्ट दिखना जरूरी है क्या? शिवांश की मुस्कान और गहरी हो गई जब उसने उसकी मेस्मराइज नजरों को पकड़ा। अपने गेस्ट्स को ग्रीट न करना तो बदतमीजी होती है, मिस ओब्रॉय, उसने टीज करते हुए कहा। उसकी डीप स्मूथ आवाज ने माहौल को और भी हैवी बना दिया। अनन्या ब्लिंक करते हुए जैसे रियलिटी में लौटी। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। पिछली रात उसने ठीक से नींद भी नहीं ली थी, क्योंकि वो बार बार कल की बातों को सोचती रही। कल था, उसने सीधा जवाब दिया। अनन्या का दिल जैसे नीचे गिर गया। पर अब नहीं हूं, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। और उसी मुस्कान ने उसकी आंखों में फिर से चमक लौटा दी। तुमने अपना वादा तोड़ा है, उसने धीमे से कहा और उसकी तरफ बढ़ा, मानो दूरी उसे बर्दाश्त ही नहीं थी। कौन सा वादा? अनन्या ने पूछा। और अगले ही पल उसने महसूस किया कि वो उसकी बाहों में थी। शिवांश ने उसकी कमर पकड़कर उसे करीब खींच लिया था। फिर से अपनी फीलिंग्स छिपा रही हो, उसने कहा। वो पेस्टल बॉक्स उसके हाथों में रखते हुए उसकी उंगलियां अनन्या के चेहरे तक पहुंची। उसकी आंखों के नीचे हल्के डार्क सर्कल्स पर अंगूठा फेरते हुए बेहद नरमी से वो उसकी छाती पर सिर रखकर पल भर को ठहर गई, जैसे उस गर्मी और सुकून को महसूस कर रही हो जो सिर्फ उसी में मिलता था। मतलब क्या है तुम्हारा? उसने धीरे से पूछा, पर उसका दिमाग शिवांश की टच से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। शिवांश बस मुस्कुराया। बॉक्स खोलो, गिफ्ट है। अनन्या थोड़ा पीछे हुई, पर उसने तुरंत उसकी कमर फिर से पकड़ ली। अगर चाहते हो मैं गिफ्ट खोलूं तो थोड़ा स्पेस दो ना, उसने आंखें घुमाई। वो मुस्कुराया और जानबूझकर उसे और कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। शिवांश, उसने झुंझलाकर कहा, लेकिन उसकी आंखों की खुशी छिपी नहीं रह पाई। मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरा नाम ऐसे लेती हो, उसने टीजिंग टोन में कहा। बस बेड पर थोड़ा और लाउडली कहना। अनन्या ने बिना ब्लश किए एक ठंडी नजर डाली। ड्रीम ऑन। उसके इस शार्प जवाब पर शिवांश जोर से हंस पड़ा। उसकी गहरी हंसी पूरे हॉल में गूंज गई। ड्रीम्स ऑलमोस्ट ऑलवेज कम ट्रू, उसने शरारत से कहा और उसकी गालों को खींचने लगा। वॉटेवर, अनन्या ने मुंह बनाते हुए बॉक्स खोला। अंदर देखकर उसकी आंखें चमक उठी। साउथ बॉम्बे के राइस केक्स, वो खुशी से चिल्लाई। शिवांश का दिल उस मुस्कान को देखकर फिर से पिघल गया। गाड़ी में और भी है, उसने धीरे से कहा, उसका चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर उठाते हुए। सच में? अनन्या ने बॉक्स बंद किया और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खड़ी स्लीक ब्लैक फरारी की तरफ खींच लिया। शिवांश चुपचाप उसे देखता रहा। एक सिंपल बॉक्स ऑफ स्वीट से इतनी जेन्युइन खुशी, उसने उसे कभी इतने खुश नहीं देखा था। जैसे ही उसने कार डोर खोला, अंदर अलग अलग रंगों और फ्लेवर्स के बॉक्सेस रखे थे। अनन्या ने खुशी में उसे कसकर गले लगा लिया। शिवांश हैरान रह गया। उसकी ठंडी आंखों में सॉफ्टनेस आ गई, पर वो कुछ करता इससे पहले ही वो पीछे हट गई। थोड़ा और देर तक हग करो, उसने ऑलमोस्ट बच्चे जैसी जिद में कहा और पीछे से उसे पकड़ लिया। अनन्या ने हंसते हुए कहा, अब ठीक है। उसने जवाब में उसे और कस लिया, उसका चेहरा उसकी गर्दन में छिपा हुआ।
नॉट गुड इनफ, उसने कहा उसकी खुशबू में डूबते हुए। तो बताओ, और कैसे बेटर हो सकता है? उसने हंसकर कहा। एक किस चाहिए? उसने बिना झिझके कहा। अनन्या ने हैरानी से उसे देखा। तुम सीरियसली बोल रहे हो? उसकी आंखों में सीरियसनेस और थोड़ी शरारत दोनों थी। अनन्या हंसी रोकते हुए उसके होठों पर हल्की सी किस दे दी। शिवांश ने भौहें चढ़ाई। दैट्स नॉट अ प्रॉपर किस। देन शो मी वन, उसने चैलेंज करते हुए कहा। और अगले ही पल शिवांश ने उसके होठों को अपने में कैद कर लिया। एक पैशनेट इंटेंस किस जो हवा तक रोक दे। उसकी उंगलियां उसके गालों को छू रही थीं, दूसरा हाथ उसकी गर्दन के पीछे। वो पल जैसे रुक गया, गर्माहट, सांसों की आवाजें और दिल की धड़कनें। जब आखिरकार वो अलग हुए। अनन्या की सांसें तेज थीं, चेहरा लाल और आंखें थोड़ी धुंधली। शिवांश ने उसके होठों के कोने पर हल्की सी किस दी और मुस्कुराकर बोला, थॉट, मेरी जान इज हाउ यू गिव अ प्रॉपर किस। चैप्टर 151 अम्यूजमेंट पार्क का सरप्राइज। अनन्या ने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन शिवांश ने उसे फिर से अपनी मजबूत छाती से खींच लिया, जैसे किसी पत्थर की दीवार से टकरा गई हो। मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है ये सब करने का, उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा। नजरें झुका ली। वो बहुत चीजों में अच्छी थी, पर किसिंग उनमें से एक नहीं थी। उसकी बात सुनकर शिवांश के अंदर एक पॉसेसिव सी लहर दौड़ गई। तुझे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, मैं सिखा दूंगा, उसने गहरी आवाज में कहा। आंखों में चाहत और पूरी डिवोशन थी। अनन्या को लगा वो मजाक कर रहा है, पर जब उसने उसकी आंखों में जलती आग देखी तो समझ गई वो सीरियस था। ठीक है, जैसा तुम चाहो, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शिवांश के चेहरे पर खुशी की झलक आ गई, उसका मूड एकदम अच्छा हो गया। कुछ देर बाद अनन्या कार की पैसेंजर सीट पर बैठी खुशी खुशी खाना खा रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वे मुंबई सिटी से बाहर जा रहे हैं। उसने शिवांश की तरफ देखा, वो ध्यान से गाड़ी चला रहा था। लेकिन अनन्या जानती थी कि उसकी नजरें हर कुछ सेकंड में उस पर जा रही थीं। वो दुआ कर रही थी कि कहीं राइस केक खाते वक्त वो हैमस्टर जैसी तो नहीं लग रही। पर शिवांश के होठों के कोने हल्के से हिलते देख उसे समझ आ गया। हाँ, वैसी ही लग रही है। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। वहां पहुंचकर पता चल जाएगा, शिवांश ने कहा, और एक हल्की पीएफटी सी आवाज निकाली। क्या? उसने भौहें चढ़ाकर पूछा। तेरे चेहरे पर पाउडर लगा है, शिवांश मुस्कुराया और एक वेट वाइप लेकर उसके चेहरे की तरफ बढ़ा। अनन्या ने उसका हाथ झटक दिया और खुद ही चेहरा पोंछ लिया। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया, बेहद शर्मिंदगी वाला पल था। धीरे से उसने बड़बड़ाया, काश पाउडर की जगह तुम्हारे होंठ होते। शिवांश ने अचानक कार रोकी, ब्रेक्स चीख उठे और उसने झटके से अनन्या की ठुड्डी पकड़कर उसे जोर से चूम लिया। अनन्या एक पल में पिघल गई, उसके फायरी होंठहार एहसास पर हावी हो गए जब उसने उसकी नीचे की होंठ को हल्के से काटा। अनन्या ने एक धीमी सी आवाज निकाली, अनजाने में, पूरी तरह उसके वश में। फिर जैसे ही वो और झुकी, वो अचानक पीछे हट गया। ये सब टीज करने का नतीजा है, शिवांश ने भारी आवाज में कहा। आंखों में अब भी जलती आग थी। उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट की, स्टीयरिंग पकड़ते हुए उसकी उंगलियां कस गईं। अनन्या ने उसकी हालत देखी और हकलाते हुए बोली, तो फिर इतने हैंडसम मत बना करो हर वक्त। शिवांश मुस्कुराया, तो तू मानती है कि मैं हैंडसम हूं? उसे उसके मुंह से वो कॉम्प्लीमेंट बार बार सुनना अच्छा लगता था, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, बस उसके मुंह से निकली तारीफ ही मायने रखती थी। अनन्या शर्मा गई और खिड़की के बाहर देखने लगी, चीक्स हल्के गुलाबी हो गए। शिवांश ने एक झलक उसकी तरफ डाली और मुस्कुरा दिया। उसने तय किया अब और टीज नहीं करेगा, वरना वो सच में उसे मार देगी। हालांकि वो जानता था, उसके वार भी उस पर असर नहीं करते। जब गाड़ी मुंबई के एक बड़े अम्यूजमेंट पार्क के अंदर पहुंची, अनन्या की आंखें चमक उठी, जैसे किसी बच्चे की होली हो। वो खिड़की से बाहर झांकते हुए हर चीज को बड़ी उत्सुकता से देख रही थी। बचपन से वो ऐसी जगह जाना चाहती थी, पर कभी मौका नहीं मिला था। वो अब भी बाहर देख ही रही थी जब शिवांश ने दरवाजा खोला। चलो, उसने हाथ आगे बढ़ाया। अनन्या ने बिना झिझक उसका हाथ थाम लिया। उसकी हथेलियों की गर्मी से उसकी ठंडी उंगलियां पिघल गईं। पार्क में भीड़ बहुत है, पास ही रहना, शिवांश ने कहा और उसकी कमर के चारों ओर प्रोटेक्टिव हाथ रख लिया। उसकी टावरिंग पर्सनालिटी और इंटिमिडेटिंग ऑरा की वजह से कोई भी उनके करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उनके बॉडीगार्ड्स भी भीड़ में ब्लेंड होकर अनन्या की सेफ्टी देख रहे थे। जहां जहां वो जाते, सबकी नजरें उन पर टिक जाती। लोग पीछे मुड़कर देखते, कोई फुसफुसाता, कोई तस्वीर लेने की कोशिश करता। अनन्या और शिवांश दोनों मिलकर जैसे रॉयल्टी का ऑरा फैला रहे थे, एक परफेक्ट पावर कपल। पास ही कुछ लड़कियां फुसफुसाईं, ओ माय गॉड, वो कितना हैंडसम है, कहीं मॉडल तो नहीं? नहीं, वो तो किसी देवता जैसा लग रहा है। और वो लड़की इतनी क्लासी और स्टनिंग। शिवांश के पास चलते हुए अनन्या इन सब बातों से बेखबर थी। वो तो बस एम्यूजमेंट पार्क के राइड्स को देख रही थी, बच्चों की तरह उत्साहित। अचानक उसकी नजर एक तरफ पड़ी। चलो हॉन्टेड हाउस चलते हैं, उसने खुशी से कहा और शिवांश का हाथ खींच लिया। शिवांश का चेहरा थोड़ा सख्त पड़ गया।
पर उसने कुछ नहीं कहा। मजा आएगा ना? अनन्या मुस्कुराई। उसकी खुशी देखकर शिवांश ने सिर हिला दिया। उसकी एम्प्रेस जो चाहती थी वो ही सही। लाइन लंबी थी, लेकिन शिवांश ने कहा, मैंने एनुअल फास्ट पास लिया है हमारे लिए। उसने अनन्या की कलाई पकड़ी, हल्के से बैंड एडजस्ट किया और बोला, इसके बाद कुछ खाना खाते हैं। तू अभी भी बहुत दुबली लग रही है। अनन्या ने ध्यान दिया कि उसके माथे पर पसीना था और चेहरा थोड़ा फीका। क्या वो डर रहा है? उसका शक सच निकला। तुम डरे हुए हो? उसने टीजिंग अंदाज में पूछा। शिवांश ने गर्दन सीधी की। नहीं। आवाज में कॉन्फिडेंस था, पर आंखों में साफ डर की झलक। अनन्या अपनी हंसी रोक न पाए तो मिस्टर परफेक्ट शिवांश मल्होत्रा की भी एक वीकनेस थी, हॉन्टेड हाउस। चैप्टर 152 घोस्ट्स और मॉन्स्टर्स। डोंट वरी बिग बॉस, अगर डर लग रहा है तो मेरे पीछे छिप जाना। अनन्या ने मस्ती में कहा। अब उसकी बारी थी शिवांश को टीज करने की। जब उसने शिवांश के चेहरे पर वो हल्की सी नाराजगी देखी तो उसकी हंसी फूट पड़ी। उसकी हंसी की आवाज जैसे संगीत थी और शिवांश के सख्त एक्सप्रेशन में दरार पड़ गई। ये लो, मेरा हाथ पकड़ लो। डोंट वरी डियर प्रिंसेस, मैं प्रोटेक्ट कर लूंगा। अनन्या ने मजाक में कहा और हाथ आगे बढ़ाया, पर जैसे ही शिवांश ने झट से उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया, वो चौंक गई। ऐसा टीजिंग बिना सजा के नहीं जाएगा। शिवांश ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया। उसकी गर्म सांसें अनन्या के चेहरे को छू गईं। अनन्या मुस्कुराई। पहले मैं तुम्हें पनिश कर दूंगी मिस्टर टाइकून। उसका दिल जरूर तेज धड़क रहा था, पर चेहरे पर वही कॉन्फिडेंट ग्रिन थी। जस्ट वेट एंड वॉच शिवांश मल्होत्रा, आज मेन दिखाऊंगी रियल बॉस कौन है। तभी एक एम्प्लॉय ब्राइट येलो यूनिफॉर्म में उनके पास आया। ऑनरेबल गेस्ट्स, मिस्टर मल्होत्रा एंड एम्स ओब्रॉय, हॉन्टेड हाउस क्लियर है। यू मे प्रोसीड। अनन्या ने भौहें चढ़ाई। वेट अ सेकंड, ये ब्रेसलेट्स नॉर्मल फास्ट पास वाले नहीं है, राइट? उसने उनके जुड़े हुए हाथों की तरफ इशारा किया। शिवांश ने कैजुअली कहा, है तो वही, टेक्निकली ये फास्ट पास बैंड्स तो थे, पर असल में वो वीआईपी वर्जन था जो सिर्फ पार्क के टॉप इन्वेस्टर्स को दिया जाता था। और मल्होत्रा ग्रुप तो इस पार्क का शेयर होल्डर था ही। ऐसे मत मुंह बिगाड़ो, वरना रिंकल्स पड़ जाएंगे। शिवांश ने बात बदलने की कोशिश की और उसका गाल छूने बढ़ा। अनन्या ने मुंह फेर लिया। HMPH, वो मुस्कुराया, हार मानते हुए हाथ नीचे कर लिया। ठीक है, अगली बार मैं स्टाफ को बोल दूं, नॉर्मल ट्रीटमेंट देना। अब नाराज मत हो। शिवांश ने उसे हल्के से खींचा और उसके माथे पर एक क्विक किस दे दिया। अनन्या ने थोड़ा मुंह फुलाया। प्रॉमिस? उसकी बड़ी आंखें सीधी उसकी आंखों में देख रही थी। ऑफ कोर्स, शिवांश बोला। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था, चाहे खुद को आम इंसान की तरह ट्रीट क्यों न करवाना पड़े। अनन्या ने उसे गौर से देखा। सिंसियरिटी देखकर उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। चलो, उसने कहा और उसे खींचकर हॉन्टेड हाउस के गेट की तरफ ले गई। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, अनन्या को महसूस हुआ कि उसका हाथ और भारी होता जा रहा है। शिवांश हर कदम पर झिझक रहा था, जैसे जमीन उसे छोड़ना नहीं चाहती हो। फिर भी वो उसके साथ अंदर गया, उस पुराने, धूल भरे, पसीने की बदबू वाले डरावने घर में। अनन्या तो पूरी तरह कूल थी। घोस्ट्स और मॉन्स्टर्स को देखकर वो डरने के बजाय उनके डिजाइन की तारीफ कर रही थी। एक्टर्स थोड़े डिसअपॉइंटेड हो गए, ये लड़की तो मजा ही खराब कर रही है। वहीं शिवांश का हाल बिल्कुल उल्टा था। उसका पूरा शरीर टेंशन में था, होंठ कसकर बंद, आंखें हर डायरेक्शन में अलर्ट, चेहरा ऑलमोस्ट सफेद। हर बार जब कोई मॉन्स्टर जंप करता, वो झटका खा जाता। 2 बार तो ऐसा हुआ कि उसने एक्टर को ऑलमोस्ट पंच मार दिया। अरे उन्हें मत डराओ। अनन्या हंस पड़ी जब उसने देखा कि एक ज़ॉम्बी कोने में छिप गया था शिवांश की एक नजर के बाद। पुअर गाइस, उनका जॉब ही है। अनन्या के लिए ये सबसे मजेदार चीज थी। शिवांश मल्होत्रा, जो दुनिया से नहीं डरता, वो हॉन्टेड हाउस के अंदर ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कोई स्कूल बॉय। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? शिवांश ने ताने में कहा, थोड़ा रिलैक्स होते हुए जब उसने बाहर का एग्जिट देखा। हाँ बू, अनन्या ने अचानक चिल्लाया। शिवांश लिटरली एक कदम पीछे हट गया। अनन्या हंसी से लोटपोट हो गई। तुम्हारा चेहरा देखना चाहिए था। वो इतनी हंसी कि उसके पेट में दर्द हो गया और उसने महसूस किया कि शिवांश उसका हाथ और जोर से दबा रहा है। बस वेट कर लिटिल ट्रबल मेकर, बदला जरूर लूंगा, शिवांश ने बड़बड़ाया, चेहरे पर एक प्यारा सा गुस्सा। अनन्या उसके पास आए, उंगलियों के बल खड़ी होकर बोली, डोंट बी मैड शिवांश, और उसके होठों पर एक हल्का सा किस दे दिया। फिर चीक पर भी। अब तो तुम्हें सेंसलेस ही किस करना पड़ेगा, शिवांश ने कहा, पर मुस्कुराहट छिपा नहीं पाया। वो और कुछ कहता, उससे पहले अनन्या ने फिर से उसके होठों को छू लिया, टीजिंग स्माइल के साथ। उसकी आंखों में अंधेरा उतर आया, डिजायर का। अचानक उसने उसे अपनी ओर खींचा, दीवार से टिकाया और जो डर अभी तक था, सब गायब। वो झुककर उसे गहराई से चूमने लगा, पूरी इंटेंसिटी के साथ। अनन्या ने एक हल्की सी आवाज निकाली, जैसे सारी हवा उसके अंदर से निकल गई हो। वो पूरी तरह उसकी बाहों में पिघल गई। कुछ सेकंड बाद शिवांश ने धीरे से पीछे हटकर कहा, अब भी टीज करेगी?
अनन्या की सांसें अभी भी टूटी हुई थीं, नो, पर उसके चेहरे की शरारत बता रही थी कि जैसे ही मौका मिलेगा फिर से करेगी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी कमर शिवांश के करीब आए वो थोड़ा कंफ्यूज हुई, नीचे देखने लगी, पर शिवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। और मत छेड़ अनन्या, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। उसकी आवाज भारी थी, आंखों में आग थी। अनन्या का चेहरा लाल हो गया। ओ, फिर धीरे से ओ। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। शिवांश मुस्कुराया, झुककर उसके माथे पर किस किया। अब बिहेव करो मेरी शैतान रानी, और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचने लगा। अनन्या बड़बड़ाए, वेट, वो जो तुम्हारा, मेरा मतलब वो फ्रेंड वाला। उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। शिवांश की गहरी हंसी पूरे हॉन्टेड हाउस में गूंज गई, यहां तक कि एक्टर्स भी अपनी हंसी रोक न पाए। सिंपली टू क्यूट, उसने कहा। उसे देखते हुए मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि हर बार जब वो उसे छेड़ती थी शिवांश उसे और ज्यादा चाहने लगता था। चैप्टर 153, मुझे राइड करनी है। हॉन्टेड हाउस के बाद अनन्या लिटरली शिवांश को घसीटते हुए हर राइड पर ले गई। रोलर कोस्टर, जायंट स्विंग, टावर ड्रॉप और यहां तक कि बच्चों वाली मिनी कार्स तक। शिवांश, जो नॉर्मली किसी मीटिंग में भी पसीना नहीं बहाता, आज लाइन में खड़ा था ब्लेजिंग सन के नीचे, बस उसकी स्माइल देखकर। उसने सोचा था कि फास्ट पास लेकर आराम से घूम लेंगे, पर मैडम को तो नॉर्मल लोगों की लाइफ एक्सपीरियंस करनी थी। अनन्या के गाल हल्के से लाल हो चुके थे और आंखें थोड़ी थकी हुई लग रही थीं। शिवांश ने एक इशारा किया, गार्ड्स ने तुरंत उसे कैप पकड़ा दी। कोल्ड ड्रिंक्स लाव, उसने कहा, और कैप उसके सिर पर रख दी। पागल लड़की, इतनी गर्मी में बॉडी को ओवर एक्सर्ट क्यों कर रही हो? उसने अपना रुमाल निकाला और बड़े प्यार से उसका पसीना पोंछने लगा। अनन्या ने होंठ फुलाए, पर मजा आ रहा है। वो उसका हाथ पकड़ने लगी, जिसे शिवांश ने पहले तो डोज किया, पर अगले ही पल उसने खुद उसकी उंगलियों को इंटरलॉक कर लिया। अनन्या का दिल फिर से उड़ने लगा जब वो उसे लाइन से बाहर ले गया। आई वॉन्ट टू राइड इट, उसने तुरंत कहा। लेटर, जब रेस्ट कर लोगी, शिवांश बोला, और उसे एक साइड के शेडी सिटिंग एरिया में ले गया। उसके लोग पहले ही वहां सेटअप कर चुके थे, अम्ब्रेला, कूलर्स और प्रिवेसी रेडी थी। जैसे ही उसने अनन्या को बैठाया, ड्रिंक्स आ गई। ये लो, पी लो, बॉडी कूल डाउन कर लो, वरना हीट स्ट्रोक हो जाएगा, वो बोला, स्लशी उसके सामने रखते हुए, और खुद उसे हाथ से पनखा करने लगा। टू फास्ट मत पीना, स्टमक अपसेट हो जाएगा, उसने थोड़े से डैड टोन में कहा। अनन्या उसे देखती रह गई। ये वही शिवांश था जिसके नाम से लोग ट्रेम्बल करते हैं, और आज वो उसे हाथ से पनखा कर रहा था। उसके अंदर एक अजीब वार्मथ आई। मैं इतनी लकी कैसे हो गई, उसने सोचा। तुम्हारा ड्रिंक कहाँ है? तुम्हें भी तो गर्मी लग रही होगी, उसने पूछा, जानती थी कि शिवांश हीट के मामले में थोड़ा सेंसिटिव है। शिवांश ने गला साफ किया, आई एम फाइन। झूठ, सनसेट होने को था, पर अभी भी हवा में गर्मी थी। उसने मन ही मन कर्स किया, डैम मुंबई ह्यूमिडिटी। अनन्या ने ड्रिंक उसकी तरफ बढ़ाया, ट्री करो, अच्छा है, रिफ्रेशिंग है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें इतनी प्यारी लगी कि शिवांश ने बिना ना किए सिप ले लिया और मुस्कुराया, क्योंकि उसे याद आया इनडायरेक्ट किस। अच्छा है ना, उसने इनोसेंट होकर पूछा। ये, उसने कहा और झुककर उसे किस करने लगा। पर अनन्या झट से पीछे हट गई। पब्लिक में है, उसने चारों ओर देखा, एरिया खाली था, गार्ड्स बैक टर्न खड़े थे, पर फिर भी उसे ऑकवर्ड लग रहा था। नो वन विल सी, तुम्हारा सुन हट सब कवर कर देगा, शिवांश ने हंसते हुए कहा, पर जब उसने उसकी आंखों में जेन्युइन हेजिटेशन देखी तो पीछे हट गया। उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो कुछ खा लेते हैं। अनन्या ने थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर कहा, ओ ओके। वो और खेलना चाहती थी, पर कह नहीं पाए। वो बचपन से ही फीलिंग्स दबाकर रखने की आदत वाली थी, हर बार सिखाया गया था, डोंट कंप्लेन, बस स्माइल करो। उसे क्या पता था कि शिवांश उसे टाइम देने को रेडी था, चाहे पूरी उम्र ही क्यों न लग जाए। डोंट पाउट, लाओ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार फिर आएंगे, प्रॉमिस। और उसकी कमर पर हल्का प्रेशर डालते हुए उसके गाल पर किस कर दिया। अनन्या ब्लश होकर उसके और करीब चली आई। रास्ते में अनन्या को लगा कि लोग उसे ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं, खासकर उसकी गर्दन की तरफ। स्ट्रेंज, उसने सोचा। फिर शिवांश की तरफ मुड़कर पूछा, मेरे नेक पे कुछ है क्या? शिवांश ने शरारती स्मर्क के साथ कहा, नो। गार्ड्स के मन में आया, बॉस अब तो गया काम से। अनन्या ने फोन निकाला, फ्रंट कैमरा ऑन किया, और जैसे ही 2 ब्राइट रेड मार्क्स देखे, ओ माय गॉड, उसने झट से उसे बैग से मारा। शिवांश हंसी नहीं रोक पाया, हंसता ही रहा। ये सब देख रहे थे मुझे, तुम्हारे कारण, वो चिल्लाई, और फिर पस से उसे एक और मार दी। इफ इट मेक्स यू हैप्पी, तुम भी चाहो तो मुझे मार्क कर लो, शिवांश ने विंक किया। ड्रीम ऑन, अनन्या ने गुस्से में कहा, चीक्स लाल पड़े हुए। बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, शिवांश ने लो चॉकलेटी आवाज में कहा। आसपास की औरतें लिटरली उसे देखकर ड्रीमी हो गईं। अनन्या ने बालों से गर्दन ढकने की कोशिश की, पर मार्क्स इतनी जगह पर थे कि छिपाना नामुमकिन था।
डोंट बी मैड, इट लुक्स गुड ऑन यू। शिवांश ने फिर टीजिंग शुरू कर दी। अनन्या ने उसे ग्ले किया। वो जानता था अगर और बोला तो हैंडबैग से फिर वार होगा, तो बेटर समझकर चुप हो गया। शिवांश ने कार दूर खोला, उसे अंदर बैठाया और वो दोनों सिटी की तरफ निकल पड़े। अनन्या थोड़ी देर में सीट पर सिर टिका के सो गई, चेहरे पर शांति थी। शिवांश ने धीरे से गाड़ी साइड में रोकी, अपना जैकेट उतारकर उसके ऊपर डाला, एजेस टक किए ताकि हवा न लगे। वो कुछ देर उसे देखता रहा, उसकी पीसफुल नींद देखकर उसके चेहरे पर सॉफ्टनेस आ गई। जब वो डेस्टिनेशन पहुंचे, उसने पहले उतरकर सब चेक किया, फिर पैसेंजर डोर खोला। अनन्या, उठ जाओ बेबी। वो नींद में ही बड़बड़ाई, क्या है? आंखें मलते हुए बोली। इट्स सो डार्क, कुछ दिख नहीं रहा, आइस कवर करो, शिवांश ने हंसते हुए कहा। अनन्या ने कंफ्यूजन में हाथ आंखों पर रखे। वो उसके हाथों को धीरे से पकड़कर बोला, अभी मत देखना, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। शिवांश ने उसे कार से उतारा, हाथ थामकर धीरे धीरे आगे बढ़ाया। रात की ठंडी हवा में उसके हाथ की वार्मथ ही सबसे कंफर्टिंग थी। अनन्या कुछ कहना चाहती थी, शिवांश पास रहो, पर फिर खुद को रोका। उसे भरोसा था वो कहीं गया है तो किसी ब्यूटीफुल रीजन से ही। चैप्टर 154, एक बटा हुआ घर। ठीक है, अब अपने हाथ हटा लो। अनन्या ने धीरे धीरे अपनी पलकों को खोला और हैरानी से पलकें झपकाईं। चारों तरफ घुप्पा अंधेरा था, वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी। यहां तक कि शिवांश की परछाई भी मुश्किल से दिख रही थी। क्या चल रहा है शिवांश? उसने बोलना ही था कि तभी क्लिक की आवाज आई और पल भर में सारा अंधेरा एक चमकदार रोशनी में बदल गया। सामने का नजारा ऐसा था कि उसकी सांसें थम गईं। पूरी टेरेस को झिलमिलाती लाइट्स और खूबसूरत सजावट से सजा दिया गया था। सफेद धातु से बने आर्चवे जिन पर फेरी लाइट्स टिमटिमा रही थी, और उनके बीचों बीच ताजे फूलों की लड़ी, गुलाब, लिली और ऑर्किड की खुशबू हर तरफ फैली थी। फर्श पर सैकड़ों गुलाबों से बना एक दिलाकार पैटर्न, बीच में मोमबत्तियां, और हर जगह से आती हल्की सी हवा जो उन लोगों को नाचने पर मजबूर कर रही थी। अनन्या की आंखें भर आईं, उसके गले में शब्द अटक गए। शिवांश मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसे एक बड़ा सा बुके थमाया, लेकिन वो फूलों का नहीं था, बल्कि उसके फेवरेट कटे हुए फलों से बना था। वो हंस पड़ी, तुम सच में मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे टेरेस के किनारे ले गया जहां से पूरी मुंबई सिटी नीचे दिखाई दे रही थी। लेकिन आज शहर जैसे थोड़ा शांत था, सिर्फ कुछ इमारतों की लाइट्स जल रही थी। और तभी आसमान में एक धमाका हुआ। आतिशबाजी फायरवर्क्स ने पूरे आसमान को रंगों से भर दिया, लाल, नीले, सुनहरे रंगों की चमक ने रात को दिन बना दिया। अनन्या ने आंसू पोंछे और बस विस्मय से उस नजारे को देखती रही। कुछ ही देर में एक अलग तरह का पटाखा आसमान में उड़ा और लाइट्स ने शब्द बनाए, से यस। वो चौंक कर पीछे मुड़ी और शिवांश उसके सामने था, चेहरे पर उसकी वही अदा भरी मुस्कान। उसने कहा, अनन्या, क्या तुम मेरी हो जाओगी? उसके लफ्ज सख्त नहीं बल्कि गहराई से भरे थे, जैसे कोई वादा। अनन्या हंसते रोते बोली, ऑफ कोर्स स्टूपिड, मैं और कहाँ जाऊंगी? शिवांश की आंखों में चमक आ गई। उसने झटके से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। गुड, क्योंकि नो का ऑप्शन था ही नहीं। इतना कहकर उसने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। चुंबन धीमा था, पर गहराई से भरा, जैसे वक्त ठहर गया हो। उसने हर एहसास को महसूस किया। अनन्या के हाथ उसकी पीठ पर फिसले और उसने उसे और करीब खींच लिया, जब तक कि उनके बीच एक रत्ती भर दूरी भी नहीं बची। कुछ देर बाद शिवांश ने उसे सांस लेने के लिए छोड़ा, उसके सिर को अपनी छाती पर रख दिया। अब भाग नहीं सकती अनन्या, तुम ऑफिशियली मेरी हो। अनन्या के होठों पर मुस्कान आई। मैंने तो भागने का सोचा ही नहीं था। शिवांश ने बस उसकी बाहों को और कस लिया। उस रात आसमान में चमकते पटाखों के बीच उनके दिलों ने एक दूसरे से साइलेंटली वादा किया, हमेशा के लिए। अगले दिन मीडिया पागल हो गई। हर जगह उनकी साथ की तस्वीरें, अम्यूजमेंट पार्क में घूमते हुए, हंसते हुए, एक दूसरे को थामे हुए। हर अखबार ने उन्हें पावर कपल ऑफ मुंबई का टैग दे दिया। किसी ने भी अनन्या के पुराने दिनों की बातें छापने की हिम्मत नहीं की। सब बस उनकी तारीफ में ही लगे रहे। कुछ बेवकूफ चैनल्स ने जरूर उसकी पुरानी एंगेजमेंट की बातें निकाली, कबीर कपूर के साथ की पुरानी फोटोज, लेकिन शिवांश मल्होत्रा ने पल भर में उन सबको मिटा दिया। जिन मीडिया वालों ने वो छापा, उनकी कंपनियां अगले ही दिन दिवालिया हो गई। पूरे शहर को समझ आ गया। अनन्या को छेड़ा तो शिवांश से टकराया। जब अनन्या दोपहर में उठी तो उसके फोन पर दर्जनों मिस्ड कॉल्स थे, माँ, पापा, रिश्तेदार, जिनका नाम तक उसे याद नहीं था। उसकी माँ का मैसेज आया, ग्रेटर दैन, बिना बताए तुम शिवांश को डेट कर रही हो? कितनी शर्म की बात है, कम से कम हमें तो बता देती। डैड का मैसेज, ग्रेटर दैन, फाइनली तुमने कुछ अच्छा किया है। उसका नंबर भेजो, पता भेजो, कनेक्शन बनाना है, शादी कर लो और हमारा नाम ऊंचा करो। छोटी बहन एनिका का मैसेज आया, ग्रेटर दैन, दीदी अब सब ठीक कर लो ना, घर बढ़ जाए तो कुछ भी नहीं बचता, प्लीज वापस आ जाओ। अनन्या ने गहरी सांस ली। कुछ जवाब लिखे, कुछ मैसेजेस को नजरअंदाज किया। उसने बस अपनी चौथी बुआ सविता आंटी को रिप्लाई किया।
जो सच में उससे प्यार करती थी। आंटी, मैं बहुत अच्छी हूँ। जल्द ही आपसे और नानी से मिलने आऊंगी। बाकी के लिए उसने बस इतना लिखा, ग्रेटर दैन मॉम। आपने कभी पूछा ही नहीं, तो बताने की जरूरत महसूस नहीं हुई। डैड, शिवांश अप्रोचेबल नहीं है, पर अगर जरूरत हुई तो मैं खुद इंट्रोड्यूस कराऊंगी। एनिका को जवाब देते हुए उसने हल्की हंसी के साथ लिखा, ग्रेटर दैन माई डियर लिटिल सिस्टर। घर कहाँ है? शायद वहां नहीं जहां तुमने मेरा कमरा क्लोजेट बना लिया था। वो हंसी और फिर आईने में खुद को देखा। अब वो वही लड़की नहीं थी जो कभी सबके तानों से डरती थी। अब वो अनन्या ओब्रॉय मल्होत्रा बनने की राह पर थी। चैप्टर 155 मर्वे कचुआ। अनन्या बेहद परेशान थी। उसके वार्डरोब में जितनी भी ड्रेसेस थी, सब डिजाइनर पीसेस, एक्सक्लूसिव कलेक्शंस, लेकिन उनमें से कोई भी अब फिट नहीं हो रही थी। अब क्या करूं मैं, उसने खुद से बुदबुदाया, इधर उधर घूमते हुए। 2 हफ्तों के कोमा के बाद उसका वजन थोड़ा कम हो गया था और अब सारी ड्रेसेस उसके ऊपर ढीली पड़ रही थी। कल रात मल्होत्रा एंटरप्राइज की एनुअल बैंक्वेट पार्टी थी और उसके पास पहनने के लिए कुछ भी परफेक्ट नहीं था। उसने अपने पुराने डिजाइनर्स और टेलर्स को कॉल किया, लेकिन सब बुक थे। लगता था जैसे पूरे मुंबई के सोशलाइट्स उसी इवेंट के लिए तैयारियां कर रहे हों। अनन्या ने माथा पकड़ा, काश मैं ये पार्टी कैंसिल कर पाती, पर उसे पता था कि दादाजी जोरवर ओब्रॉय कभी अलाउ नहीं करेंगे। वो थककर बेड पर गिर पड़ी और जोर से बोली, ओग। मल्होत्रा अंडरवर्ल्ड हेडक्वार्टर्स लेट नाइट। शिवांश मल्होत्रा शांत बैठा था, हाथ में वाइन ग्लास, लाल शराब को हल्के हल्के घुमाते हुए, चेहरे पर ठंडा निश्चल भाव, जैसे कोई राजा अपने दरबार में बैठा हो। उसके सामने एक आदमी बुरी तरह जख्मी था, राजीव राठौर, यानी सिल्वर क्राउन गैंग का बॉस, अब उसके सामने ऑलमोस्ट टूट चुका था। शिवांश के दाएं हाथ राजट और अंडरवर्ल्ड हेड लोकेश वहीं खड़े थे। लोकेश के हाथ में खून से लथपथ चाकू था और उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान। बॉस, लगता है ये अब बोलने लायक नहीं बचा, लोकेश बोला और जोर का एक लात राजीव के चेहरे पर मारी। शिवांश की आंखें उस पर जमी। उसने देखा कि राजीव के एक हाथ की उंगलियां अभी सलामत थीं। पेपर दो इसे। रजत ने तुरंत एक पद और पेन उसके सामने रख दिया। लेख। जो जानता है। राजीव कांपते हाथों से पेन पकड़ने ही वाला था कि तभी सेल फोन की रिंग बजी। शिवांश ने फोन देखा, स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, अनन्या डिजी। उसका चेहरा नर्म पड़ गया। कंटिन्यू, उसने ठंडे लहजे में कहा और हॉलवे में निकल आया। अनन्या, अभी उठी क्या? उसकी आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले वाली बर्फ पिघलकर गर्माहट में बदल गई। नहीं, 1 घंटे पहले उठी थी। अनन्या की आवाज में घबराहट थी, जिससे वो और अलर्ट हो गया। क्या हुआ? ठीक हो ना? कहीं लगी तो नहीं? उसने तेजी से गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। नहीं नहीं, सब ठीक है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? कल की मल्होत्रा बैंक्वेट पार्टी के लिए मेरे पास पहनने को ड्रेस नहीं है। कुछ भी फिट नहीं हो रहा। शिवांश ने तुरंत रजत को सिग्नल किया और खुद स्टीयरिंग पर बैठ गया। मैं आ रहा हूं। अरे नहीं, जरूरत नहीं है, 10 मिनट्स, उसने कामली कहा और कॉल काट दी। कुछ देर बाद अनन्या's अपार्टमेंट। शिवांश लिटरली उसे खींचकर अपनी गाड़ी में ले आया। शिवांश, ये जरूरी नहीं था। चुप। अब कोई बहस नहीं। गाड़ी बांद्रा से होते हुए साउथ मुंबई के एक लक्जरी स्ट्रीट पर पहुंची। सामने एक डिजाइनर बुटीक था। मर्वे कचुआ। अनन्या की आंखें चौड़ी हो गई। शिवांश, ये तो इम्पॉसिबल है। यहां अपॉइंटमेंट के लिए सालों का वेटिंग लिस्ट होता है। शिवांश मुस्कुराया। वो वेटिंग लिस्ट बाकी लोगों के लिए होता है, मेरे लिए नहीं। वो उसका हाथ पकड़कर बुटीक के अंदर चला गया। अंदर की स्टाफ ने जैसे ही उन्हें देखा, सबकी आंखें फैल गईं। सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत अलर्ट हो गए, लेकिन पीछे खड़े शिवांश के बॉडीगार्ड्स को देखकर सब एकदम शांत हो गए। मैनेजर घबराते हुए बोली, सर, स्टोव फिलहाल बुक्ड है। शिवांश ने एक नजर डाली। अब नहीं है। अनन्या ने धीरे से फुसफुसाया, तुम्हें पता है, यहाँ की हर ड्रेस दुनिया में सिर्फ एक ही होती है। शिवांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फिर तो वो ड्रेस तुम्हारे लिए ही बनेगी। और उस पल उसे सच में लगा, शिवांश मल्होत्रा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि वो इंसान है जो उसके हर छोटे डर, हर छोटी परेशानी को अपनी जिम्मेदारी समझता है। वो ब्लश करते हुए बोली, तुम सच में हर बार हीरो बनकर क्यों आते हो? शिवांश मुस्कुराया, क्योंकि तुम मेरी स्टोरी की हीरोइन हो। चैप्टर 156 बैंक्वेट नाइट। द परफेक्ट फिट। रात के 8:30 बजे मर्वे कचुआ का पूरा हॉल एक रॉयल ग्लो में नहा रहा था। शैंडलियर्स की सॉफ्ट गोल्डन रोशनी कपड़ों की चमक पर पड़ रही थी, जैसे हर फैब्रिक खुद में कोई कहानी सुना रहा हो। अनन्या ट्रायल रूम में थी, मिरर के सामने खड़ी, बिल्कुल खामोश। उसने वो ड्रेस पहन ली थी जो सिर्फ उसके लिए डिजाइन की गई थी। डीप वाइन रेड गाउन, जिसमें हैंड एम्ब्रॉयडर्ड गोल्ड थ्रेड्स चल रहे थे, नेकलाइन पर फाइन क्रिस्टल्स और पीछे की तरफ एक सटल ट्रेल, एलिगेंट, क्लासी और रॉयल। उसने अपने रिफ्लेक्शन को देखा और धीरे से फुसफुसाई, क्या ये मैं हूं या कोई और? बाहर शिवांश अपनी घड़ी देख रहा था। एम्पेशंस उसके हर जेस्चर में झलक रही थी। राजट ने हंसते हुए कहा, बॉस, काम डाउन, ये रनवे नहीं है।
फिटिंग रूम है। शिवांश ने बस एक हल्की मुस्कान दी। तुम नहीं समझोगे राजिट, जब कोई तुम्हारा अपना अच्छा दिखता है तो दिल खुद रेस्ट नहीं लेता। तभी पर्दा हल्का सा हिला और अनन्या बाहर आई। पूरा हॉल जैसे कुछ पल के लिए फ्रीज हो गया। सभी की नजर बस उसी पर थी। वो चल नहीं रही थी, वो जैसे हवा में तैर रही थी। शिवांश की आंखों में एक हल्की चमक आ गई। वो बिना कुछ बोले उसकी तरफ बढ़ा और धीरे से बोला, परफेक्ट, जैसे ये ड्रेस तुम्हारे लिए बनी हो। अनन्या ने हल्की मुस्कान दी। तुम्हारे टेस्ट पर अब शक करना बेवकूफी होगी। शिवांश ने उसके चेहरे से एक बाल हटाया। और तुम्हारे ऊपर से नजर हटाना असंभव। मैनेजर ने धीरे से कॉफ किया। सर, शैल वी पैक दिस वन? शिवांश ने बिना नजर हटाए कहा, नहीं, ये अब इसी के पास रहेगा। अनन्या का चेहरा हल्का गुलाबी पड़ गया। तुम हर चीज खरीद लेते हो क्या? वो मुस्कुराया। हर चीज नहीं, कुछ चीजें दिल से डिजर्व करनी पड़ती हैं। कुछ देर बाद बाहर गाड़ी में अनन्या विंडो के बाहर लाइट्स देख रही थी। पूरा मुंबई रात की चमक में जगमगा रहा था। गाड़ी में साइलेंस था, लेकिन वो कंफर्टेबल था, जैसे दोनों के बीच कुछ कहना बाकी नहीं। सब समझा जा चुका हो। शिवांश, उसने धीरे से कहा, तुम इतने काम कैसे रहते हो? इतने केओस के बीच भी? वो मुस्कुराया, क्योंकि मेरे केओस में तुम हो अनन्या, और तुम्हें देखकर बाकी सब नॉइस चला जाता है। उसके वर्ड्स इतने सच्चे थे कि अनन्या कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाए। बस एक हल्की मुस्कान और दिल में उठती गर्माहट। नेक्स्ट मॉर्निंग ओबरॉय मैंशन। जोरवर ओबरॉय नाश्ते की टेबल पर अखबार पढ़ रहे थे जब अनन्या नीचे आई। वो यूजुअल पजामाज में नहीं थी, बल्कि एक पेस्टल साड़ी में। सिंपल लेकिन ग्रेसफुल। दादाजी ने ऊपर देखा, फिर हंसे। लगता है मल्होत्रा इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। अनन्या शर्मा गई। बस दादाजी, आज की बैंक्वेट के लिए तैयारियां है। तभी पीछे से कबीर कपूर अंदर आया, हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट और चार्मिंग। गुड मॉर्निंग मिसेस टू बी मल्होत्रा, उसने टीजिंग लहजे में कहा। अनन्या ने उसकी तरफ स्टर्न नजरों से देखा। कबीर, तुम्हें हर वक्त टीज करने की आदत है क्या? वो हंसा। क्या करूं, तुम ब्लश करती हो और ब्लश तुम पर सूट करता है। जोरवार ने हंसते हुए कहा, बस करो तुम दोनों, वरना ब्रेकफास्ट रोमांस बन जाएगा। अनन्या ने आंखें घुमाई, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा, कल की बैंक्वेट सिर्फ एक इवेंट नहीं होगी, शायद मेरी जिंदगी का नया मोड़ बनेगी। उसने मिरर में खुद को आखिरी बार देखा। शिवांश के लिए बनाई गई ड्रेस अब वार्डरोब में हैंग हो रही थी, लेकिन दिल में एक एहसास बाकी था। एक सॉफ्ट विस्पर उसके जहन में गूंज रहा था, कभी कभी किसी के लिए सही ड्रेस नहीं, सही इंसान होना जरूरी होता है। चैप्टर 157। बेवजह की नजरें। बांद्रा लिंक रोड के एक लक्जरी कैफे के बाहर शाम का हल्का ट्रैफिक था। अनन्या ओबरॉय अपने पर्स की चैन ठीक कर ही रही थी जब उसके पीछे से कोई फेमिलियर आवाज आई। अनन्या, वो पलटकर देखती है, शाहिल अरोरा, जोरवर ओबरॉय कॉप का पुराना एसोसिएट, जो अब फेली इन्वेस्टमेंट्स का एक्टिंग सीईओ था। वो मुस्कुराया। सो गुड टू फाइनली सी यू अगेन। इट्स बिन व्हाट, 2 महीने? अनन्या ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, शायद 2 से भी ज्यादा। साहिल की नजर उसके साथ खड़े शिवांश पर गई, जिसका हाथ उसके वेस्ट पर हल्के लेकिन प्रोटेक्टिव तरीके से रखा हुआ था। शिवांश की आंखों में वो ठंडी शांति थी जो किसी भी आदमी को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दे। साहिल की मुस्कान एक पल को डगमगा गई। वो इरिटेशन छुपाने की कोशिश करता हुआ बोला, यू सीम क्लोज। फिर उसने अचानक अनन्या का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन शिवांश का ग्रिप उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। अनन्या हिली तक नहीं। उन दोनों के बीच हवा में एक अजीब सी बिजली भर गई। अनन्या ने बेचैनी से दोनों को देखा। 2 अल्फाज आमने सामने, जैसे किसी अदृश्य रणभूमि में खड़े हों। लेट गो ऑफ हर, शाहिल अरोरा बोला, गुस्से को जब्त करते हुए। शिवांश ने उसकी कलाई ऐसे पकड़ी कि हल्का सा दबाव ही उसके चेहरे से रंग उड़ाने को काफी था। जुबान संभालो साहिल, ये तुम्हारी कलीग नहीं, मेरी वुमन है। अनन्या ने फौरन उसकी कलाई पर हाथ रख दिया। शिवांश, छोड़ो प्लीज। वो तुरंत मान गया, लेकिन उसका हाथ अनन्या के हाथ में आकर रुक गया। उसने उसके फिंगर्स इंटरलॉक कर लिए, जैसे उसे किसी से छीनने नहीं देगा। साहिल ने दर्द छिपाने की कोशिश की, लेकिन रिस्ट में हल्की सी सूजन आ गई थी। वो बस बोला, अनन्या, क्या वो तुम्हें हर्ट तो नहीं कर रहा? अनन्या ने कामली कहा, नहीं साहिल, सब ठीक है। शिवांश ऐसा कभी नहीं कर सकता। शिवांश की आंखें अब भी ठंडी आग में जल रही थी, लेकिन अनन्या की बात पर उसने धीरे से उसकी कमर से होल्ड ढीला कर दिया। अनन्या ने ऑकवर्ड हंसी के साथ कहा, ओके, आई थिंक आई शुड प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस यू गाइस। साहिल, ये है शिवांश। शिवांश, मीट साहिल, एलन इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ। दोनों ने बस एक दूसरे को देखा। हैंडशेक तो छोड़ो, एक्नॉलेजमेंट तक नहीं। टेंशन इतनी गाढ़ी थी कि हवा में चाकू चल जाए। तभी अनन्या का फोन बजा। दादू कॉलिंग। वो प्रैक्टिकली भगवान का धन्यवाद करती हुई बोली, थैंक गॉड, और तुरंत कॉल उठा लिया। अनन्या बेटा, डिनर के लिए घर आ रही हो ना? शेफ ने तुम्हारा फेवरेट मेथी मलाई पनीर बनाया है। जोरवार ओबरॉय की आवाज थी। जी दादू।
बस निकल रही हूँ। उसने रिलीफ की सांस ली। अच्छा सुनना, वो शिवांश के घर नहीं रुकना आज रात, उन्होंने चिताया। शिवांश ने पास खड़े होकर सुन लिया और हंस पड़ा। दादू को बता देना। I'll behave। जोरवार की आवाज फोन से गूंजी, और उसको बता देना। अगर फिर से मुझे दादू बोला तो उसकी जुबान मेन सिल्वर प्लेट पे सर्व करूंगा। अनन्या ने जल्दी से कॉल काट दिया। ओके बाय दादू। शिवांश ने उसे देखा, हाफ अम्यूज्ड हाफ पोजेसिव नजरों से। स्टे, उसने धीमे से कहा, इतनी धीरे कि बस वो ही सुन सके। अनन्या ने मुस्कुराकर उसके चेस्ट पर हल्की सी तप दी। मैंने वादा किया था ना, तुम्हारे लिए खुद हाथ से खाना बनाऊंगी। तो वो दिन बचा लो। वो थोड़ा सा झुक कर बोला, डिनर? बस डिनर, और कुछ नहीं। उसकी आंखों में वो गहराई थी जो किसी को कहीं भी खो दे। अनन्या ने धीरे से कहा, टुनाइट पॉसिबल नहीं, दादू वेट कर रहे हैं। बट सून। वो सिर्फ सिर हिलाता रहा। अंदर से वो सोच रहा था, अब जब वो उसकी जिंदगी में वापस आ गई है तो कोई भी अननेसेसरी आइज अब उसे फॉलो नहीं करेगी। लेटर दैट नाइट जोरवर ओब्रॉय का शोफर बेंटली लेकर पहुंचा। शिवांश ने उसे रोकने की कोशिश की। मेन ड्रॉप कर देता हूं तुम्हें। अनन्या मुस्कुराई। दादू ने ऑलरेडी अरेंज कर दिया है। वो कार में बैठी खिड़की से झांककर बोली, गुड नाइट मिस्टर मल्होत्रा। शिवांश ने बस धीरे से कहा, नॉट गुड नाइट, टिल टुमारो। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई, पर शिवांश वहीं खड़ा रहा जब तक कार पूरी तरह गायब न हो गई। वो जानता था उसके आसपास बहुत सी नजरें थीं जो उसे देख रही थीं, और अब वो नहीं चाहता था कि इन नजरों में उसकी अनन्या कभी अकेली नजर आए। चैप्टर 158। साधारण नहीं कोई रात के करीब 9:30 बजे जब अनन्या ओब्रॉय मैंशन मालाबार हिल पहुंची तो ड्राइवर ने गाड़ी पोर्च में रोकी। अंदर डाइनिंग हॉल में दादू जोरवर ओब्रॉय पहले से ही बैठे थे। उनकी नजर न्यूज़पेपर से हटकर सीधे दरवाजे पर गई। एक मेड ने जल्दी से अनन्या की चेयर खींची। वो बैठी पूरी गरिमा और कामनेस के साथ, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सॉरी दादू, उसने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर हो गई। आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं कराया? हाँ कराया, दादू ने ब्लंटली कहा, लेकिन उनकी आंखों में इरिटेशन से ज्यादा अपनापन था। अनन्या बिल्कुल अनअफेक्टेड रही। बचपन से ही वो दादू की इस नेचर को समझ चुकी थी। टेबल पर रखे डिशेस से अब भी स्टीम उठ रही थी। सब कुछ फ्रेश और गर्म था। उसने सॉफ्टली कहा, माफ कीजिए। दादू ने अपनी चॉपस्टिक्स या यूं कहो स्पून उठाई और उसके प्लेट में मेथी पनीर का टुकड़ा रखा। किस बात की माफी? वो बोले उसे और खाना सर्व करते हुए। ईट। वो जानता था कि अनन्या सिर्फ आदर दिखा रही है, पर जब बात उसकी पोती की आती थी तो सारे नियम खुद ब खुद बेंड हो जाते थे। आपको इंतजार अनन्या, उन्होंने बात काटी। तुम ओब्रॉय हो, हर बात पर सॉरी कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। अनन्या ने सीधा उनकी ओर देखा, सिर ऊंचा रखा और बोली, जी दादू। उसके एक्सप्रेशन में न शर्म थी न सॉफ्टनेस, बस एक कंट्रोल्ड रेस। दादू के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वो जानते थे उनकी फीनिक्स फिर से उठ रही है, और इस बार शायद वजह शिवांश मल्होत्रा था। अगली सुबह साउथ मुंबई। सुबह सुबह न्यूज पोर्टल्स और सोशल मीडिया पर तस्वीरें छा गई, कल रात की इवेंट पिक्चर्स। अनन्या ओब्रॉय, शिवांश मल्होत्रा और साहिल अरोरा एक साथ दिखे। एक में साहिल उसे हक करता दिख रहा था, अगली में शिवांश बीच में आता हुआ, और तीसरी में दोनों ऑलमोस्ट फाइट करते हुए अनन्या बीच में थी। हेडलाइंस चीख रही थी, ग्रेटर दैन ओब्रॉय एयर एस्कॉर्ट बिटवीन टू टाइकून्स, चीटिंग स्कैंडल रॉक्स मुंबई हाई सोसाइटी, फ्रॉम बोर्डरूम टू बेडरूम अनन्या's डबल लाइफ। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। ग्रेटर दैन, व्हाट अ शेमलेस गर्ल। सीईओ मल्होत्रा डिजर्व्स बेटर, शी जस्ट वांट्स अटेंशन, टिपिकल रिच स्पॉइल्ड ब्रैट। हेट इतनी तेजी से फैल रही थी जैसे किसी ने आग में पेट्रोल डाल दिया हो। दादू ने तुरंत पीआर टीम को कॉल किया, सब डिलीट करो अभी के अभी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अनन्या ने सब पढ़ लिया था। सुबह शिवांश ने उसे कॉल किया, तुम ठीक हो? उसका टोन काम था, ऑलमोस्ट इमोशनलेस, मेन फाइन हून। डोंट वरी। उसके शब्द स्टेडी थे, लेकिन शिवांश की आवाज में अब भी गुस्सा और बेचैनी थी। उसने सॉफ्टली कहा, जो भी बिहाइंड है मैं ढूंढ लूंगा। नो वन टू शे। चैप्टर 159। तुम्हारा फ्यूचर। अनन्या ने गहरी सांस ली और मर्वे कचुआ का दरवाजा खोला। अंदर जाते ही उसने सोचा कि यूजुअल की तरह स्टाफ नम्र होकर वेलकम माम बोलेगा, पर आज माहौल कुछ और ही था। हर चेहरा उपहास से भरा, आंखों में घमंड, होठों पर छिपी मुस्कानें। काउंटर के पास खड़ी एक सीनियर सेल्सवुमन ने ठंडे लहजे में कहा, माम हमें खेद है, लेकिन आपकी जो ड्रेस आपने ऑर्डर की थी वो अब अवेलेबल नहीं है। उसे किसी और महिला ने खरीद लिया जिसे अर्जेंट टेलरिंग की जरूरत नहीं थी। अनन्या ने उसकी ओर देखा। चेहरा बिल्कुल काम था, पर आंखें ठंडी पड़ चुकी थीं। उसे तुरंत समझ आ गया, ये औरत किसी के इशारे पर काम कर रही है। वो ड्रेस तो कल ही खरीदी गई थी, अनन्या ने सधे हुए स्वर में कहा। एक और जूनियर स्टाफ, हार्डली इन हर 20s, बोली, डोंट वरी, पैसे ऑलरेडी आपके अकाउंट में वापस भेज दिए गए हैं।
वैसे भी ऐसी चीजों के लिए पैसे ही तो मैटर करते हैं, राइट? उसके लहजे में डिस्गस्ट था, जैसे वो सिर्फ वही बिलीव करती हो जो गॉसिप साइट्स ने लिखा था कि अनन्या ओब्रॉय बस एक रिच ब्रथ है जो मेन के पैसे पर पलती है। अनन्या के होंठ हल्के से खींचे। डिजाइनर कहाँ है? मिस्टर आयुष अरोरा कहाँ है? तीनों औरतों ने एक दूसरे को देखा और हंसी दबाई। माम, हमारे डिजाइनर लो स्टैंडर्ड और लो मॉरल महिलाओं से नहीं मिलते। स्टोर की रेप्यूटेशन है आखिर। इस बार अनन्या ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी हील्स की आवाज फ्लो पर गूंज उठी। टिक टिक, जुबान संभालो। उसने बहुत धीमी, ऑलमोस्ट विस्परिंग आवाज में कहा, वरना खो दोगी। उसकी आंखों में जो वार्निंग थी वो किसी खंजर से कम नहीं लग रही थी। तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया, पर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक श्रिल सायरन बज उठा। स्टोव का इमरजेंसी अलार्म। उनमें से किसी ने पैनिक में बटन दबा दिया था। पुलिस को बुला लिया है, सीनियर सेल्स वुमन चिल्लाई। अनन्या ने पलटकर गुस्से से देखा। सीरियसली? कुछ ही सेकंड में दरवाजे खुले और अंदर 4-5 हेविली बिल्ड बॉडीगार्ड्स घुस आए। उनकी चाल, उनका ऑरा सब इंटिमिडेटिंग था। अनन्या ने झट से पहचान लिया, ये दादाजी के नहीं, शिवांश मल्होत्रा के आदमी थे। उनका लीडर आगे बढ़ा। मैडम, व्हाट डू यू वांट अस टू डू? अनन्या बोली। अलार्म बंद करो, पुलिस को वापस भेज दो। एक ने तुरंत सिस्टम ऑफ किया, दूसरे ने कॉल लगाया। सर, मिस्टर मल्होत्राज इंस्ट्रक्शंस। कैंसल दी अलर्ट। नाम सुनते ही पूरा स्टोर सन्नाटे में डूब गया। अब इन औरतों के बारे में अनन्या ने सब पर नजर डाली। फायर देम। और मैं नहीं चाहती कि ये तीनों दोबारा किसी भी शोरूम में काम करती दिखे। तीनों औरतें घुटनों पर गिर गई। माम, प्लीज सॉरी, गलती हो गई। अनन्या ने हल्की हंसी के साथ कहा। गलती नहीं, डर लग रहा है तुम्हें। वो मुड़ी और जाने लगी, पर तभी वो यंग स्टाफ अचानक उठी और उसका पैर पकड़ लिया। तुम सोचती हो तुम बहुत बड़ी हो सिर्फ पैसे की वजह से? वो चिल्लाई। अपनी ड्रेस तो बचा नहीं पाए। पैथेटिक। अनन्या कुछ बोले बिना उसकी ओर झुकी, फिर मुस्कुराई। तुम्हें पता है इससे ज्यादा पैथेटिक क्या है? वो थोड़ा झुककर बोली, तुम्हारा फ्यूचर। वो पीछे मुड़ी और बाहर निकल गई। बॉडीगार्ड्स ने उस औरत को पकड़कर साइड किया और सारा शोरूम खामोश हो गया। बाहर आकर अनन्या ने उन्हीं गार्ड्स की ओर मुड़कर कहा, ये इंसिडेंट शिवांश को पता नहीं चलना चाहिए। ऑर्डर है। उनका लीडर झिझका। माम, हम सिर्फ बॉस के ऑर्डर्स मानते हैं। अनन्या ने उसे बीच में रोका। और तुम्हारे बॉस ने तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन के लिए भेजा है, तो अब से मेरे ऑर्डर्स भी सुनोगे। उसने आर्म्स फोल्ड किए, आंखों में ठंडा कॉन्फिडेंस लिए कहा, जो मैंने कहा वही होगा। अगर किसी ने जरा भी लीक किया, वो उनके सनग्लासेस के पार उनकी नजरों में झांकती हुई बोली, ट्रस्ट मी, तुम्हारा फ्यूचर भी उस लड़की से बेहतर नहीं रहेगा। वो हल्की मुस्कान के साथ चली गई। उन पांचों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट था। छोटी सी दिखने वाली ये औरत इतनी ताकतवर ऑरा रखती है कि ट्रेंड किलर्स भी एक कदम पीछे हट जाएं। कहावत बिल्कुल सही थी, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। अनन्या ओब्रॉय, खूबसूरत चेहरा, लेकिन अंदर से आग का दरिया। वो साधारण नहीं थी, कभी थी भी नहीं। चैप्टर 160 रेडी फॉर वॉर। अनन्या को खुद नहीं पता था कि कैसे उसके कदम उसे वापस इंपीरियल मॉल तक ले आए। वो थकी सी अपनी उंगलियों से बालों को ठीक करती हुई रुक गई। मुझे कल की पार्टी के लिए एक गाउन तो चाहिए। मन नहीं था, लेकिन जरूरत थी। वो लिफ्ट में दाखिल हुई और बिना सोचे सबसे ऊपर वाला बटन दबा दिया। कांच के दरवाजे खुले। सामने एक चमकदार बुटीक YRQ और अंदर खड़ी एक जानी पहचानी शख्सियत। कीन, उसने हैरानी से कहा। सामने खड़ी सुपरमॉडल रिया मल्होत्रा, एक इंटरनेशनल सुपरमॉडल पलटी। पहले तो उसका चेहरा सख्त था, लेकिन फिर पहचानते ही उसकी आंखें चमक उठी। अनन्या। दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे को गले लगाया। वेट अ सेकंड, तू YRQ की डिजाइनर है? सरप्राइज, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने मॉडलिंग के पैसे इसी ड्रीम के लिए बचाए थे। अब अपना ब्रांड लॉन्च किया है, बिना किसी फैमिली नेम के। वाओ, अनन्या ने जेन्युइनली कहा। किसी ने बताया ही नहीं। मैं चाहती थी सब खुद प्रूव करूं, मीडिया या फैमिली के सहारे नहीं। शिवांश को बताया? रिया ने तुरंत सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। वो सुनते ही बोलेगा, ये टाइम वेस्ट है, प्लीज उसे मत बताना। अनन्या मुस्कुराई। प्रॉमिस। कुछ देर बाद रिया ने अनन्या की तरफ उत्साहित नजरों से देखा। बाय द वे, मुझे लगता है तुम्हारे लिए एक ड्रेस है मेरे पास। सीरियसली? एब्सोल्युटली, रिया ने चमकते हुए कहा। आज सुबह एक मॉडल एटीट्यूड दिखा रही थी, मैंने उसे शूट से निकाल दिया। वही गाउन अब तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट डे, मल्होत्रा एंटरप्राइज एनुअल बैंक्वेट। पूरा मुंबई जैसे इस पार्टी पर रुका हुआ था। ट्रैफिक, रिपोर्टर्स, ड्रोन्स, रेड कार्पेट और सेलिब्रिटीज का मेला। हर कोई चाहता था इस इनवाइट ओनली इवनिंग में दिखे। अनन्या और रिया एक काले लिंकन लिमोजीन में बैठी थी। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, रेडी? अनन्या ने शांत लहजे में कहा, इट्स जस्ट अ पार्टी। और वो दो फेक क्वींस भी आ रही हैं। वरीड? नॉट एट ऑल, उसने हल्के से कहा। इस बार मैं तैयार हूं। अगर लड़ाई चाहिए तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। रिया ने चहकते हुए कहा। क्वीन मोड ऑन।
अनन्या ने धीरे से मुस्कुराया, कॉन्फिडेंट, कंपोज, लीथल। ड्राइवर की आवाज आई, माम वीव अराइव्ड। रिया ने हंसते हुए पूछा, रेडी फॉर वॉर? अनन्या ने जवाब दिया, ऑलवेज। कार के दरवाजे खुले, फ्लैशेस की बारिश हुई और अनन्या ओबरॉय ने पहला कदम रेड कारपेट पर रखा। द काम बिफोर द स्टॉर्म हैड ऑफिशियली एंडेड। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्टोरी को शेयर करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करें। कहानी को लाइक देना मत भूलना। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से थैंक यू सो मच।